वेलकम बैक। मैं दोबारा एक और शानदार सीरीज को लेके आ चुका हूँ। इस कहानी में हमारा एमसी ट्रांसमाइग्रेट होकर दूसरी दुनिया में आता है। इस कहानी में लोगों के पास काफी सारी अनोखी पावर्स होती हैं, पर अपने एमसी का टैलेंट काफी ज्यादा कमजोर है। पर उसके पास दूसरी दुनिया की आत्मा है, इसीलिए उसकी अनोखी प्रेजेंस की वजह से वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता है। इसकी वजह से वो अपनी फैमिली, सिस्टर्स, इवन अकेडमी में भी सबको ही डोमिनेट करता है। और अंत में वो एक पॉइजनस हीलर क्लास को अवेकन करता है, जिसके बाद तो वो मानो आसमान ही छू जाता है। पर ये क्लास तो वो बाद में अवेकन करता है। अभी के लिए तो अपना एमसी काफी ज्यादा कमजोर है। तो चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने फोन के अंदर हैप्पी बर्थडे का गाना बजा के खुद केक काट के खुद को ही हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी उसे केक का स्वाद पसंद नहीं आता, तो वो सीधा केक को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। और उसने फोन पे अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने ही द्वारा मंगाए गए केक के साथ फोटो खींच के ये पोस्ट डाली थी कि मेरे फ्रेंड का शुक्रिया केक भेजने के लिए। तो जैसा कि तुम सोच सकते हो, वो काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा है और वो चाहता है कि कोई उसकी परवाह करे। आज उसे बुखार आ रखा है, पर वो सिर्फ इतना ही चाहता था कि कोई उसे विश करे। पर भगवान उसकी इतनी छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं कर रहे हैं। पर तभी उसकी कुर्सी फिसलती है और वो सीधा पीछे की तरफ ही गिरने लगता है और वहीं उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो किसी और ही दुनिया में था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कोई बंदा इसी की तरफ भागते हुए आ रहा था। वो सामने देखता है तो वहां पर कोई तो उसका पीछा कर रहा था। पर तभी वो देखता है कि जो उसका पीछा कर रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी वहां एक लड़की आती है जो एक सिंगल अटैक करती है, जिसकी वजह से एक खतरनाक रेड लाइटनिंग आती है, सीधा इस मॉन्स्टर पे गिरती है और सीधा इस मॉन्स्टर को पूरा ही निगल जाती है। ये देख के वो सोचता है क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट कर गया हूँ। पर तभी जब वो सामने देखता है तो वहां पर दो संतरे उछलते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। वो लड़की हमला करके तुरंत छलांग मार के सीधा उसी के पीछे कूद जाती है। वो एमसी को सावपाई कह के बुलाती है और एकदम से जोर के थप्पड़ा मारती है। फिर चिल्लाती है, तू इस दूसरे डायमेंशन वर्ल्ड में ऐसे क्यों हर जगह भागता जा रहा है? क्या तू मौत की तलाश में है? इसकी वजह से एमसी दूर ही उड़ता जाता है और तुम देख ही सकते हो कि इस लड़की की ताकत सच में जबरदस्त है। पर इस थप्पड़े की वजह से एमसी को इस बॉडी के ओनर की याददाश्त मिलने लगती है। उसे पता चलता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर डायमेंशनल गेट्स अक्सर ओपन होते रहते हैं। इन डायमेंशनल गेट्स के अंदर होती हैं काफी सारी डायमेंशनल रिलम्स जो हर तरह के फैंटास्टिकल क्रिएचर्स से भरी पड़ी रहती हैं। पर इन डायमेंशनल गेट्स के साथ साथ इस दुनिया में आई थी एक और अदरवर्ल्डली पावर जिसे स्टार फोर्स कहते हैं। बस कुछ रेयर बंदों के पास ही ऐसी पावर होती है जो मेंटल फोर्स को सेंस कर पाते हैं। तभी जाके वो जाने माने अवेकनर्स की फोर्स का एक हिस्सा बनने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। एक अवेकनर की पहचान उसके स्टार फोर्स से होती है। इसके अंदर जितने ज्यादा स्टार स्लॉट्स होते हैं उतना ही ज्यादा एक अवेकनर का पोटेंशियल होता है। और रही बात हमारे एमसी जियांग श्याओपाई की, इसके पेरेंट्स अवेकनर्स थे तो उनके जीन्स की वजह से ये अवेकन तो कर जाता है, पर इसका टैलेंट काफी ज्यादा ही बुरा था। इसके स्टार मैप में बस 9 स्लॉट्स हैं। इसके साथ अगर इसकी सिस्टर का कंपैरिजन किया जाए तो इनके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। इसके स्टार मैप में पूरे 30 स्लॉट्स हैं। इसके साथ इसकी दोस्त भी है जिसके पास भी इतना ही शानदार टैलेंट है, पूरे 28 स्लॉट्स। क्योंकि हमारे एमसी की पावर काफी ज्यादा कम है, इसीलिए ये दोनों ही अक्सर इसको ट्रेनिंग के लिए डायमेंशनल वर्ल्ड्स में ले जाते रहते हैं। और ऐसी ही एक ट्रेनिंग के दौरान अपना एमसी भी ट्रांसमाइग्रेट होकर इसकी बॉडी में आ चुका है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर अभी 2 मॉन्स्टर थे। एक मॉन्स्टर को तो इसने मार दिया, पर दूसरा वो बगल में से ही इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। तो एमसी चिल्लाता है बच के, और एकदम से अपने आप को इस मॉन्स्टर के सामने कर देता है। पर उसकी पावरफुल सिस्टर इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। वो एक हाथ से एमसी को पकड़ के अपने पीछे खिसका देती है और अपनी अवेकनिंग स्किल वाइल्ड गेल का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को अपने आप से दूर कर देती है और अपने भाई को प्रोटेक्ट करने लगती है। उसकी दोस्त श्याओइन भी खतरा सेंस कर लेती है और वो भी इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए स्कॉर्चिंग फ्लेम स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। पर सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर इसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है। तो लड़की भी सीरियस हो जाती है और अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज करते हुए सीधा उसकी गर्दन पे ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से एक ही हमले वो मॉन्स्टर मारा जाता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी जो संतरों की प्रोटेक्शन में बैठा है वो सोचता है वाओ, एक ही हमले में इतना बड़ा मॉन्स्टर, तो ये है अवेकनर्स की ट्रू पावर। तभी श्याओइन अपनी दोस्त को हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, खून की बदबू से और भी मॉन्स्टर्स यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो एमसी की बहन है वो एमसी की हाफ सिस्टर है और जो इसकी दोस्त है वो अपने एमसी की हाफ सिस्टर के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है। और वैसे एमसी का पूरा नाम है जियांग श्याओपाई, पर अब से मैं उसको श्याओपाई ही कह के बुलाऊंगा। श्याओइन आगे बढ़ते हुए कहती है कि चलो जल्दी से इस मॉन्स्टर की स्टार कोर निकालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो श्याओपाई सोचता है कि मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये स्टार कोर मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और इन स्टार कोर्स के अंदर उन मॉन्स्टर्स की सारी एबिलिटीज होती हैं। और जब कोई बंदा इस स्टार कोर को एब्जॉर्व करता है तो उसके पास एक मौका होता है कि इस स्टार कोर के अंदर की एक स्किल को वो एब्जॉर्व कर पाए। एमसी की सिस्टर और उसकी दोस्त ने भी जिन एबिलिटीज का भी इस्तेमाल किया वो भी इन्हें स्टार कोर से ही मिली हैं। तुम्हारे स्टार चार्ट में जितनी ज्यादा स्लॉट्स होंगे तुम उतनी ही ज्यादा स्किल्स को एब्जॉर्व कर सकते हो। फिर श्याओइन आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के अंदर से कोर निकालने लगती है और वो एमसी से कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि किसी मॉन्स्टर ने कोई कोर प्रोड्यूस की है कि नहीं, ये कैसे पता
लगाया जाता है। अगर तुम अपने बेसिक एग्जाम्स में दोबारा फेल नहीं होना चाहते हो तो ध्यान से देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एलियन मॉन्स्टर्स किस तरह के हैं, इनके अंदर की स्टार कोर्स जिन्हें स्टार बीट्स भी कहा जाता है वो एक ही जगह पर होती हैं। तो एमसी हिचकिचाते हुए बताता है कि उसके दिमाग के अंदर, तो ये लड़की कहती है नॉट बैड, तुम्हें इतना तो पता है। और रही बात इस जाओकाई मॉन्स्टर की, तो इसकी स्कल काफी ज्यादा हार्ड होती है। इसके अंदर से स्टार कोर निकालने के लिए तुम्हें किसी शार्प टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले एक सही एंगल देखो और एकदम से पूरे फोर्स के साथ इसको तोड़ दो, फिर उसका दिमाग खोलो और उसके अंदर हाथ डाल के फिर उसके दिमाग के अंदर जाओ और साइबरलम, ब्रेन सिस्टम और इसी के आसपास मिल जाएगी। हमारी किस्मत खराब है, इस मॉन्स्टर के अंदर कोई कोर नहीं है। फिर वो चिल्लाते हुए शाओपाई की तरफ चाकू करती है और कहती है कि जाओ अब दूसरे मॉन्स्टर के अंदर तुम चेक करो। तो एमसी के पास भी कोई चॉइस तो नहीं थी, वो उसके हाथ से चाकू लेता है और मनी मन सोचता है कि मैंने अपनी 25 साल की उम्र में अभी तक कोई मछली भी नहीं काटी और अब मुझे एक ब्रेन खोदना पड़ेगा। पर ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं तो शुरुआत में ऑलमोस्ट मर ही गया था। अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं तो यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा। तो पूरी दम लगा के अपने चाकू से उस मॉन्स्टर की स्कल पे हमला करता है। चारों तरफ खून फैलने लग जाता है और अगले ही पलों खुद ही उल्टी करने लगता है। तो शाइन खुद जाके उस मॉन्स्टर के अंदर चेक करती है और बताती है कि इन दोनों मॉन्स्टर के अंदर कोई भी कोर नहीं मिली। स्टार कोर्स काफी ज्यादा रेयर होती हैं और इनके अंदर से स्किल्स पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। यहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई स्टार स्किल नहीं मिल पाती। इसीलिए एक अवेकेंड पर्सन को सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि गुड लक की भी जरूरत होती है। तो शाओपाई कहता है हाँ समझ गया। तभी उसकी बहन कहती है शाओपाई क्या तुम ठीक हो? और वो मनी मन सोच रही थी कि क्या ये बस मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी ये अचानक से शाओपाई काफी ज्यादा समझदार लगने लगा है, क्या ये उस थप्पाड़े की वजह से तो नहीं था? शाओपाई तो एमसी इसकी तरफ मुड़ता है। तभी ये लड़की उसकी तरफ एक स्टार बीट बढ़ाते हुए कहती है कि अभी जब तुम यहाँ आसपास भाग रहे थे तब हम उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से स्टार बीट्स को कलेक्ट कर रहे थे, तब तो मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें ये देने का। ये व्हाइट घोस्ट विच के अंदर से निकला था, तो फटाफट से तुम इसे एब्जॉर्व कर लो। इस चमचमाते हुए ऑर्ब को देखते हुए एमसी कहता है वाओ तो ये है स्टार बीट। वो अपने सिस्टर के हाथ से स्टार बीट को लेने लगता है और वो मनी मन सोच रहा था एक स्लॉट के अंदर सिर्फ एक ही स्किल आती है और मेरे स्टार मैप के अंदर बस 9 स्लॉट्स हैं, तो मैं बस 9 स्टार स्किल्स को ही हासिल कर सकता हूँ। फिर वो बिना इसकी चाहत के उस कोर को उठा के उसे एब्जॉर्व करने लगता है, जिसकी वजह से एक जोरदार लाइट चमकती है और अगले ही पल वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है। तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर उसके इंटरनल स्टार मैप की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये देख के शाओपाई सोचता है क्या इंटरनल स्टार मैप, क्या मेरे पास एक से ज्यादा स्टार मैप्स हैं? तभी एकदम से उसको एक जोर का झटका लगता है और उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर उसके द्वारा एब्जॉर्व की गई व्हाइट घोस्ट विच की कोर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस कोर की क्वालिटी है ब्रास लेवल की। इसके अंदर 2 स्किल्स हैं। पहली स्किल है ब्लेसिंग, जिससे एमसी धीरे धीरे करके टारगेट की वाइटैलिटी को रिस्टोर करता रह सकता है। दूसरी है बेट, जिससे एमसी एक इल्यूजन बना के अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सकता है और ये दोनों ही स्किल अपग्रेड हो सकती हैं। फिर उससे पूछा जाता है क्या तुम इस कोर को एब्जॉर्व या मर्ज करना चाहते हो? ये देख के एमसी हैरानी से सोचता है हे भगवान, इस इंटरनल स्टार मैप के अंदर आइडेंटिफिकेशन फंक्शन भी है। यहाँ पर तो ये भी पॉसिबल होता है कि भले ही एक बंदे को कोई स्टार कोर मिल भी जाए पर पूरी जिंदगी तक एब्जॉर्व करने के बाद भी उसे एक भी स्किल ना मिले, पर मैं इसे डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकता हूँ। और डायरेक्ट का मैं तो इसे कॉम्बिनेशन में एब्जॉर्व कर रहा हूँ। ये स्टार कोर तो मेरे मैप का बस एक ही स्लॉट होल्ड करेगा, पर इस स्टार कोर के अंदर 2 स्किल्स है, मतलब एक कोर के अंदर मैं 2 स्किल्स से रख रहा हूँ। फिर वो तुरंत ही इस कोर को एब्जॉर्व करने के लिए हाँ कर देता है, जिसकी वजह से वो कोर तुरंत ही टुकड़ों में बिखर जाती है और उसके अंदर एब्जॉर्व हो जाती है। फिर एकदम से वो रियलिटी में आ जाता है। जो देख के सिस्टर कहती है कैसा रहा, क्या तुमने कोई स्किल पाई? एमसी जवाब भी देने वाला होता है, तभी उसकी दोस्त एकदम से इनको रोकती है और कहती है हे अलर्ट रहना, कोई आ रहा है। उसकी बहन तुरंत शाओपाई को पकड़ लेती है, पर शाओपाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी दोस्त बताती है कि यहाँ पर एक हंटिंग टीम इसी तरफ आ रही है। तभी हमें एक हंटिंग टीम को दिखाते हैं जिसके ऊपर एक शानदार सा बेंच भी चमक रहा था, मतलब ये लीगल और सर्टिफाइड टीम है। तभी इस टीम के कैप्टन के पास एक बंदा आता है और वो बताता है कैप्टन यहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी पड़ी है, ये दोनों जरूर अपने झुंड से अलग हो गए होंगे और दूसरी किसी हंटिंग टीम ने इसका शिकार कर लिया। ये लोग काफी सारी फालतू बातचीत करते हैं, पर इस सब से हमें इनके मकसद का पता चल जाता है। ये लोग यहाँ व्हाइट घोस्ट विच के बच्चे को पकड़ने आए हैं। ये लोग ऐसी काफी ज्यादा क्रूअल बातचीत कर रहे थे, जैसे कि किसी और के पास कोई बीट दिखे तो उन्हें मार के उनकी बीट छीन लो, बच्चे को दिखे तो बच्चे भी चुरा लो। मतलब सर्टिफाइड और लीगल टीम है, उसके बावजूद ऐसी बातचीतें कर रहे हैं। पर इन लोगों के आने से पहले यहाँ अपने एमसी और उसकी टीम एक जगह पर छुप चुकी थी। ये लोग ऐसी हंटिंग करते हुए काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं, तभी जाके ये तीनों राहत की सांस लेते हैं। फिर शाओपाई पूछता है कि ये लोग व्हाइट घोस्ट विच के बच्चे और स्टार कोर को छीनना क्यों चाहते हैं? तो शाइन बताती है तू बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि व्हाइट घोस्ट विच कितनी ज्यादा रेयर होती है। इन व्हाइट घोस्ट की कंपैरिजन में व्हाइट घोस्ट विच काफी ज्यादा रेयर होती है। एक व्हाइट घोस्ट के झुंड में बस एक ही व्हाइट घोस्ट विच होती है।
और तो और व्हाइट घोस्ट विच की कोर के अंदर मेडिसिनल टाइप स्किल्स होती हैं। इस दुनिया में मेडिसिनल टाइप स्किल्स सबसे ज्यादा कम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। मार्केट के अंदर एक व्हाइट घोस्ट की स्टार कोर का प्राइस 500 से 800 के लगभग होगा, पर व्हाइट घोस्ट विच की स्टार कोर का प्राइस 200,000 से भी ज्यादा हो जाता है। इतना बड़ा डिफरेंस जान के तो एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, एकदम से चिल्लाता है क्या। तो उसकी सिस्टर कहती है कि ये ध्यान में रखना, एक डायमेंशनल स्पेस के अंदर तुम्हें क्रिएचर्स के साथ साथ इंसानों से भी सावधान रहने की जरूरत होती है। अवेकनर्स की बॉडी के अंदर भी स्टार बीड प्रोड्यूस होता है, ऑल्दो इनके अंदर कोई स्किल्स नहीं होती, पर इनके अंदर जो स्टार एनर्जी होती है वो इन क्रिएचर्स से भी ज्यादा होती है। अब ये जान के तो एमसी को और भी बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है क्या मतलब अवेकनर्स के अंदर भी कोर होती है, तो क्या यहाँ पर मारे जाने का खतरा और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाता। अब कोई शक नहीं, हमें यहाँ ऐसे छुपना पड़ा। आखिर में किस तरह के नर्क में ट्रांसमाइग्रेट होके आ गया हूँ, या तो मॉन्स्टर्स के हाथों मारा जाओ या फिर इंसान के हाथों। तभी उसकी सिस्टर इसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब अंधेरा होने वाला है और शाओयन और मेरी भी स्टार एनर्जी लगभग खत्म होने वाली है, तो सेफ्टी रीजंस के लिए अंधेरा होने से पहले हम सप्लाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग ऐसे ही चलते रहते हैं और 2 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अब भी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर एमसी की सिस्टर इसकी तरफ देखते हुए सोचती है शाओपाई का मूड अभी थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, क्या इसीलिए कि उसे व्हाइट घोस्ट विच के कोर के अंदर से कोई स्किल नहीं मिली। तो उसकी सिस्टर इसको दिलासा देते हुए कहती है कि भले ही तुम्हें उसकी कोर के अंदर से कोई स्किल ना मिली हो, पर फिर भी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एमसी मनी मन सोचता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ इस दुनिया की कठिनाइयों से डर रहा था। फिर वो इससे कहता है एक्चुअली मैं, तभी वो सामने कुछ देख के एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने थे दर्जन से भी ज्यादा व्हाइट घोस्ट, जिन्हें देख के शाओयन भी फाइटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी सिस्टर बताती है कि यहाँ पर इतना बड़ा व्हाइट घोस्ट का झुंड कभी नहीं होता, मतलब जरूर यहाँ पर कोई व्हाइट घोस्ट विच भी है। इन्हें देख के अब एमसी घबराने लग जाता है और वो इन लोगों पे चिल्लाता है क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि ये काफी ज्यादा रेयर होती है। तभी ये पूरा का पूरा झुंड इन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देख के शाओयन भी अपनी तलवार के ऊपर बर्निंग फ्लेम नाम की स्किल लगा के इनके ऊपर हमला करने लगती है। एमसी की बहन भी वाइल्ड विंड का इस्तेमाल करते हुए एमसी को प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर एकदम से अपना हाथ ऊपर उठा के शैटर स्काई नाम की स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी बॉडी से काफी खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की स्लैश मारते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को दूर फेंक देती है। पर तभी एक मॉन्स्टर यहाँ अपने खतरनाक पंजों के साथ एमसी की तरफ हमला करने के लिए आ जाता है, पर ये लड़की उसे नोटिस कर लेती है और एकदम से एमसी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का हमला इसको ही लगता है और उसके कंधे पे एक घाव बन जाता है। पर इस घाव के बावजूद वो शाओपाई को लेके एकदम से यहाँ से दूर कूद जाती है। ये देखे शाओयन चिल्लाती है शुए शुए। इधर हमारा एमसी भी नीचे गिरने के बाद धीरे धीरे करके उठता है। उसके बगल में उसकी बहन पड़ी हुई थी, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खून वगैरह निकल रहा था, जो देख के एमसी चिल्लाता है हान जियांग शुए तुम ठीक हो ना। फिर उसे एकदम से याद आता है कि उसे अभी भी एक स्किल मिली थी ना, तो तुरंत ही अपनी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक रेड कलर का ऑरा निकल के सीधा इस शाओशुए के अंदर जाने लगता है। ये फील करते हुए ये लड़की कहती है ये कितनी अजीब सी फीलिंग है, जैसे स्टार एनर्जी का बहुत बड़ा अमाउंट मेरी बॉडी के अंदर ही आता जा रहा है, मेरे घाव भी हील होते जा रहे हैं इतनी तेजी से, ये कितना इची है और मेरी पूरी बॉडी काफी ज्यादा वार्म फील हो रही है, जैसे कि मैं किसी हॉट स्प्रिंग में नहा रही हूँ। तभी वो रियलिटी में एकदम से आंखें खोलती है और वो कहती है ये कितनी गर्म है। इसकी इस हालत को देखते हुए एमसी सोचता है क्या इसके साथ हो क्या रहा है। पर दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर्स भी छलांग लगाते हुए सीधे इन लोगों की तरफ ही हमला करने के लिए आ रहे थे, पर इन मॉन्स्टर्स को सेंस करके ये लड़की भी एकदम से अलर्ट हो जाती है और पूरे गुस्से में वाइल्ड विंड्स को रिलीज करने लगती है। पर बगल में शाओपाई कुछ देख के हैरान था, क्योंकि उसके सामने उसकी सिस्टर के पीछे एक बहुत ही शानदार सा सिंबल था और ये है हान जियांगसुई का स्टार मैप, मतलब एमसी की बहन का ही नाम ही है। तो अब से हम एमसी की बहन को शाओशुई ही कहकर बुलाएंगे। एमसी का नाम शाओपाई और इसकी बहन का शाओशुई। तो इधर अब शाओशुई अपना स्टार मैप रिलीज करने के बाद अपना शैटरिंग द स्काई स्किल का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद तो उसके हाथ से एक जबरदस्त वर्लपूल सा निकलने लगता है, जो सीधा का सीधा उन मॉन्स्टर्स को डिवावर ही करने लगता है और एक ही हाथ की वेव से उन सबको मारने के बाद वो इस वर्लपूल को बंद कर देती है। धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा वर्लपूल क्लोज हो जाता है और इसके क्लोज होने के बाद एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना फर्स्ट किल किया है व्हाइट घोस्ट का, जिससे तुम्हें एक स्किल पॉइंट मिलता है। ऐसे स्किल पॉइंट पाके एमसी हैरान हो जाता है, पर तभी शाओयन भागते भागते आती है और शाओयू का नाम पुकारते हुए कहती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। तभी शाओयू अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि दुश्मनों पर फोकस करो। फिर वो अपने हाथों में फ्लेम्स बनाते हुए फ्लेम एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए इन मॉन्स्टर पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर के पीछे एक जोर का धमाका होता है और ये लड़की चिल्लाती है कि मेरी स्टार एनर्जी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, हमें इसे जल्द ही खत्म करना पड़ेगा, व्हाइट घोस्ट विच को ढूंढो और खत्म करो उसे। इधर हमें इन मॉन्स्टर्स के पीछे व्हाइट घोस्ट विच को भी दिखाया जाता है, जो इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बफ दे रही थी। वो भी अपनी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल कर रही थी, वैसी स्किल जो अभी एमसी ने यूज की, बस इसका कलर व्हाइट जैसा है। इसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स रिकवर करते जा रहे थे और अपना एमसी ये देख के कहता है व्हाइट घोस्ट विच अब हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं चलेगा, हम जल्दी थक जाएंगे ऐसे तो। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि वाइल्ड विंड का इस्तेमाल करते हो मुझे आसमान की तरफ उड़ाओ। ये सुनकर उसकी बहन भी राजी हो जाती है और वो अपनी वाइल्ड विंड्स का इस्तेमाल करके एमसी को आसमान में उड़ाने लगती है। ऊपर से एमसी ढूंढने लगता है कि वो विच है कहाँ। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे सामने दिख भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ वेड़ तो थे नहीं, वहां पर बस 2 व्हाइट घोस्टी इस विच को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसे देख के एमसी इशारा करते हुए चिल्लाता है कि उस तरफ
साउथ वेस्ट के अंदर 200 मीटर्स। तो ये लड़की चिल्लाती है साउथ वेस्ट की तरफ के सारे मॉन्स्टर्स को मार के उस तरफ चलो। तो अब शाओयू और शाओपाई दोनों ही साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, पर यहाँ शाओयन तो ऑलरेडी साउथ वेस्ट में थी, जो पहले ही अपनी भारी तलवार लेके आगे पहुंच चुकी थी। फिर वो एकदम से छलांग लगाते हुए अपने आप को फायर से कवर करते हुए फ्लेमिंग आर्क का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस विच की तरफ हमला करती है। उसका हमला सीधा उस विच की तरफ ही जाता है, पर तभी वो विच वहीं से गायब हो जाती है। जो देख के लड़की चिल्लाती ये तो बस एक बेट था। बेट मतलब चारा, और अपने एमसी के पास भी ये स्किल है, इसीलिए अपने एमसी को ये पहले ही पता चल गया था। तो असली विच के पास आते हुए चिल्लाता है कि असली वाला यहाँ पर है। एमसी को अपनी तरफ आता देख के ये विच एक इविल स्माइल देता है और एकदम से अपने दोनों चमचों को एमसी को मारने के लिए भेज देता है। ये देख के शाओयू और शाओयन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और शाओपाई को आवाज लगाते हैं, पर यहाँ ये दोनों ही मॉन्स्टर सीधा इसकी तरफ हमला कर देते हैं। पर जब इन दोनों का हमला एमसी पे लगता है तो वो उसके आर पार हो जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। जो देख के शाओयन चिल्लाती है क्या ये तो एक बेट था। तो ये है वो स्टार स्किल जो शाओपाई ने एब्जॉर्व की है। पर ये देख के तो शाओयू की आंखें फटी रह जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने तो साफ साफ अभी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल किया था, तो मतलब उसने तो ब्लेसिंग एब्जॉर्व की थी ना। इधर अपना रियल एमसी सीधा इस स्विच के पीछे आ चुका था और वो इससे कहता है नो वे, एक्चुअली तुम ये सोच रहे थे कि बस यहाँ तुम ही बेट का इस्तेमाल कर सकते हो। पर पीछे से एमसी की आवाज सुन के ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वो हैरानी से पीछे मुड़ के देखता है, पर इतने में अपना एमसी सीधा अपना डैगर इसकी छाती में घुसा देता है। इसकी वजह से उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने व्हाइट घोस्ट विच को पहली बार मारा है, इसकी वजह से 1 स्किल पॉइंट्स मिला है तुम्हें। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक बेसिक स्किल को अनलॉक कर लिया है, डैगर मास्टरी। अब इन मॉन्स्टर्स के सामने उनका लीडर मारा जाता है और इधर अपना एमसी डैगर लेकर घबराते हुए इन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है। ये मॉन्स्टर्स भी गुस्से में एमसी की तरफ देखते हैं, फिर एकदम से दुम दबा के भाग जाते हैं। ये देख के एमसी भी राहत की सांस लेता है, पर तभी पीछे से कोई इसको आवाज लगाता है शाओपाई। हमें दिखाते हैं ये उसकी बहन और उसकी दोस्त ही है जो उसकी चिंता कर रहे थे। तभी उसकी बहन पहले आगे आते हुए कहती है शाओपाई मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। ये देख के एमसी भी अपना सर झुका लेता है, फिर इस मॉन्स्टर की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है क्या पहले हम कोई सेफ जगह ढूंढ लें, उसके बाद में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब ये लोग अब सेफ जगह ढूंढने लगते हैं और अपना सीन चेंज होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपनी कैंप फायर वगैरह जला लेते हैं। सभी लोग बढ़िया सा नाश्ता वास्ता बना के बातचीत कर रहे थे। तो अब एमसी ने सब कुछ यहाँ इन लोगों को बता दिया है। उसकी बहन ये सुन के कहती है एक स्लॉट के अंदर 2-2 स्किल्स और उनमें से एक सबसे ज्यादा रेयरेस्ट टाइप वाली है। वो देखने से काफी उदास लग रही थी। ये देखते हुए अपना एमसी सोचता है कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, क्या इसे खुश नहीं होना चाहिए था। तभी शायोन एमसी से कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा एक मेडिसिनल टाइप अवेकनर बनने का मतलब क्या है। यहाँ अवेकनिंग टाइप्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। यहाँ कोई बंदा अगर एक लो रैंकिंग मेडिसिनल टाइप स्किल को भी लर्न कर लेता है तो भी बाद में उसके हाई रैंकिंग टेक्निक्स को लर्न करने के चांसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और तुम्हारी सिस्टर और मेरे जैसे वायलेंट टाइप अवेकनर्स, हमारे पास काफी सारी फाइटिंग स्किल्स हैं, पर हम कितने ही ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, पर हम कभी भी मेडिसिनल टाइप स्किल्स को लर्न नहीं कर पाएंगे। 100 अवेकनर्स में से भी शायद सिर्फ एक ही बंदा मेडिसिनल टाइप स्किल को अवेकन कर सकता है, और कभी कभार तो 100 में से एक भी नहीं कर पाता। इससे ही तुम समझ सकते हो कि मेडिसिनल टाइप स्किल कितनी ज्यादा रेयर होती हैं। ये देख के एमसी मनी मन सोच रहा था क्या ये बढ़िया चीज नहीं है। फिर वो एकदम फनी शक्ल बनाते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब मैं कोई कमोडिटी बन जाऊंगा। वो मजाकिया टोन में कहता है कि क्या मैं सब लोगों के लिए एक टूल ही बन के रह जाऊंगा। तो उसकी सिस्टर थोड़ी उदास होते हुए कहती है हाँ तुम सही समझ रहे हो, नेशनल रेगुलेशंस के अनुसार हर फील्ड टीम के पास 4 मेंबर्स होना जरूरी है, और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी टीम में एक मेडिसिनल टाइप अवेकनर हो ही। उनसे ही एक टीम की एंड्योरेंस और सर्वाइवेबिलिटी इंक्रीज होती है। भले ही उस अवेकनर के पास पूरे स्टार मैप में सिर्फ एक ही मेडिसिनल स्किल ही क्यों ना हो, फिर भी सभी लोग उसे अपनी टीम में लाना चाहेंगे। अभी तो एमसी मजाक मजाक में कह रहा था कि मैं कोई टूल बन जाऊंगा, पर उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना ज्यादा सीरियस होगा। ये देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है तो क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा एप्टीट्यूड ज्यादा हाई नहीं है और मेरे स्टार स्लॉट्स भी कितने ज्यादा कम है। फिर भी मैं एक मेडिसिनल टाइप अवेकनर बन गया हूँ, और यहाँ मेडिसिनल टाइप अवेकनर इतने ज्यादा कम होते हैं कि मेरे इस घटिया से एप्टीट्यूड के बावजूद ये ऑर्गेनाइजेशंस मुझे तब भी अपनी तरफ घसीटते हुए लेके जाएंगे और एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बड़ी बड़ी टीम्स के साथ मुझे भेजते हुए खतरनाक मिशंस में भेजेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ उसकी सिस्टर भी हाँ करती है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कि अब हम जब वापस जाएंगे तो तू नॉर्मली अपनी स्कूल को अटेंड करेगा, और ग्रेजुएशन के बाद तू एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बनेगा, समझा ना। जो सुन के हमसे चिल्लाता है क्या, उसका तो सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और वो मनी में सोचता है क्या ये इस बेकार सी बात को ऐसे क्यों बोल रही है कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे तो लगा था कि मैं गॉड बनने के रास्ते में चल रहा हूँ, पर ये रास्ता तो हॉस्पिटल के लिए जाता है। तभी शोयू ऐसे कहती है हे ओवर प्रोटेक्टिव होने की भी एक लिमिट होती है, शाओपाई के फ्यूचर के रास्ते को उसे खुद ही डिसाइड करने दो। तो शोयू कहती है हाँ मुझे भी इस फैक्ट के बारे में पता है, पर फिर वो एकदम से चुप रह जाती है और अपना सर झुका लेती है। ये देख के पहले एमसी कुछ नहीं बोलता, फिर वो भी अपना सर झुकाता है और फिर वो कहता है हाँ चलो ठीक है, अब इसके बारे में चिंता मत करो, मैं अभी बस 16 साल का हूँ। तो शोयू भी
कहती है अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी तो फ्यूचर बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर सुयुन अपनी दोस्त को टीज करते हुए कहती है कि चलो चलो आज हमने जो चीजें पाई हैं उनको काउंट करते हैं। फिर वो एमसी से कहती है कि और तू जल्दी जाके सो जा और सुबह जल्दी जागना, फिर हम तुझे ट्रेनिंग पे लेके जाएंगे। ये देख के एमसी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और वो मनी मन सोच रहा था ओ तो ऐसा लगता है जब कोई तुम्हारी परवाह करता है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी फीलिंग के बारे में चाहत करते करते ही मर गया, पर ये फीलिंग सच में अच्छी है। तो अब ऐसे ही समय गुजरता जाता है, सुबह हो चुकी है और एक और व्हाइट घोस्ट इनके टेंट पे हमला करने के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर सुइन कहती है शाओपाई जा आगे फाइट कर, पर यहाँ इन दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस ही देख के एमसी की फट के 64 हो रखी थी। वो घोस्ट धाड़ते हुए सीधा एमसी पे टूट पड़ता है, पर शाओपाई कम नहीं था, वो अपने सामने बेट छोड़ के पीछे भाग लेता है, पर उसके अटैक की वजह से उसके गाल पे एक स्क्रैच पड़ जाता है। वो मास्टर बिना देरी किए फिर से एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तो एमसी भी इधर बड़ी मेहनत से डॉज करते हुए अपने हाथों से इसको ब्लॉक करता है। फिर वो एक अज़ुरे फ्लैश नाम की स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से दूर हट जाता है। ये दोनों भी पीछे से इस फाइट पे नजर रखे हुए थे। तभी शेवन शुए से कहती है क्या तुम अभी इस बारे में चिंता कर रही हो कि तुम्हें व्हाइट घोस्ट विच की स्टार बीट उसे नहीं देनी चाहिए थी एब्जॉर्व करने के लिए? तुम्हें तो बल्कि इसके बारे में खुश होना चाहिए। इस पूरी बाइजियांग लैंड के अंदर व्हाइट घोस्ट विच की कोर से बेहतर फाउंडेशनल कोर कहीं नहीं मिलेगी। तो शेयू थोड़े उदासी भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहती है पर शाओपाई के पास बस 9 स्लॉट्स ही हैं। तो शाइन कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसके पूरे 9 स्लॉट्स को जल्द से जल्द एडवांस स्किल्स से भरना चाहती हो, पर हमें इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी। अगले कुछ सालों तक इसका सामना इन व्हाइट घोस्ट डायमेंशनल क्रिएचर्स से ही होगा। हम इन व्हाइट घोस्ट क्रिएचर्स की कोर का इस्तेमाल करके इसकी स्टार एनर्जी की अपर लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। इधर एमसी में बताता है कि सुबह सुबह शुए ने मुझे एक ऑर्डिनरी व्हाइट घोस्ट की स्टार कोर दी। उस कोर के अंदर भी 2 स्किल्स थी, पहली थी ये अज़ुरे फ्लैश और दूसरी थी इंड्योरेंस। अज़ुरे फ्लैश से एमसी पावरफुल स्ट्राइक मार सकता है, हमलों को ब्लॉक कर सकता है, हमले से हल्का नॉकबैक पड़ता है और एक दायरे में उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाता है। ये बस ब्रॉन्ज क्वालिटी की स्किल है और इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। और दूसरी है एंड्योरेंस, ये एक पैसिव स्किल है जो उसके डिफेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। ये स्किल भी अपग्रेड हो सकती है। फिर अपना एमसी देखता है कि इन स्किल्स को अपग्रेड कैसे किया जाता है और इस स्किल पॉइंट का क्या यूज है। वहां से पता चलता है कि अपनी कल्टीवेशन से इन स्किल पॉइंट से और सेम कैटेगरी की कोर्स को एब्जॉर्व करने से इन स्किल्स को अपग्रेड किया जा सकता है। पर उसे पता था कि इस पूरी दुनिया में एक कॉमन रूल है, एक बार कोई स्टार स्किल उसके स्टार स्लॉट के अंदर चली गई तो उसके बाद ना उसे अपग्रेड किया जा सकता है ना उसे इरेज किया जा सकता है, वो वहीं की वहीं फिक्स रहती है। पर मेरी स्किल्स यहाँ इनडिफिनेटली इवॉल्व हो सकती हैं। फिर वो अपनी सारी स्किल्स को चेक करता है जहां पर उसके सिर्फ 2 ही स्लॉट्स गिरे हैं और इन 2 के अंदर उसके पास 4 स्किल्स हैं, 3 एक्टिव स्किल्स और 1 पैसिव। फिर वो स्किल्स को अपग्रेड करने की कंडीशंस में देखता है तो वहां उसे पता चलता है अभी अभी मिली हुई ब्राउन स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए बस मुझे सेम कैटेगरी की 10 कोर्स चाहिए होंगी, पर सिल्वर से गोल्ड टियर तक पहुंचाने के लिए मुझे 100 ब्राउन्स टियर की कोर्स चाहिए होंगी और या फिर 10 इनहेंस सिल्वर टियर की कोर्स। पर ये अपग्रेड सच में वर्थ इट होगा। एक ब्राउन स्किल भी अगर गोल्ड टियर तक पहुंच जाती है तो वो कंप्लीटली बदल ही जाती है। फिर हमें दिखाते हैं वो 10 ब्राउन्स टियर की कोर्स को एब्जॉर्व करता है जिसकी वजह से उसकी अज़ुरे फ्लैश और एंड्योरेंस ब्राउन से सिल्वर टियर तक पहुंच जाती है और वो तुरंत ही अपनी इस नई पावर का इस्तेमाल करते हुए एक व्हाइट घोस्ट को एक ही पंच में उड़ा फेंकता है। पर ये सब कुछ सुयुन और शुए ने भी देख लिया था तो अब इसके लिए और भी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। तो शुए पीछे चिल्लाती है अब ये क्या था? तो फिर से एमसी इन लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है कि मेरी कोर्स में से जो मेरी स्किल्स हैं वो इवॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि उसे पता था कि मेरी स्किल्स इवॉल्व हो सकती हैं। ये फैक्ट ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहने वाला और वो इन दोनों के ऊपर वैसे भी पूरा भरोसा करता था, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पर वो कोई बेवकूफ नहीं था, इसीलिए उसने सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया था। पर एमसी की बातें सुन के इन दोनों को ही बहुत जोर का सदमा लगता है। तभी शुए एमसी से कहती है शाओपाई मुझे माफ कर दो। ये सुन के एमसी कंफ्यूज जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे ही तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। पर ये सुन के एमसी और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। तभी शुए हिचकिचाते हुए कहती है एक शटर स्काई नाम की कोर ओरिजिनली हमारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। जो सुन के एमसी कहता है क्या वो वाली स्किल जो सीधा ही मॉन्स्टर्स को निगल सकती है? इसके लिए तुम्हें कुछ माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही उनके बच्चे हैं तो इसके लिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन यूज कर रहा है इसका। और वैसे भी तुम्हारा टैलेंट तो मुझसे कई ज्यादा बेहतर है, ये तो डेफिनेटली बेहतर है कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। और मेरी क्वालिफिकेशन के साथ तो अगर वो मुझे मिल भी जाती तब भी मैं उसे उस समय ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो शायू अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है नहीं, इन 2 दिनों में तुमने 2 स्टार कोर्स को एब्जॉर्व किया, व्हाइट घोस्ट विच और व्हाइट घोस्ट की, और दोनों ही डुअल स्किल्स हैं और उनकी तुम क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। वो रिग्रेट करते हुए कहती है कि तुम डेफिनेटली गोल्ड टियर की कोर को भी एब्जॉर्व कर पाते। ये सुन के एमसी का चेहरा बिगड़ने लगता है और वो कहता है क्या तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफें करना बंद करोगी? सबसे पहले तो स्टार एनर्जी का लेवल स्टार स्किल की क्वालिटी एब्जॉर्प्शन पे लिमिट लगा देती है। मतलब मेरी पहली वाली कंडीशंस में तो मैं कभी भी गोल्ड टियर की कोर की एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिससे उस कोर से स्किल पाने के चांसेस तो काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। सभी लोग तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं होते। नॉर्मल सिचुएशंस में मेरे जैसा स्टार डस्ट अवेकनर कभी भी गोल्ड क्वालिटी की स्किल को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा।
जाएगा, और दूसरा अगर मुझे वो स्किल मिल भी जाती तो मैं कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास उतनी ज्यादा एनर्जी ही नहीं है। मैंने अभी अभी बस सिल्वर क्वालिटी की अज़ुरे फ्लैश स्किल का इस्तेमाल किया और उसने डायरेक्टली मेरी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर दी। अगर मैं वहाँ सेटर स्काई को एब्जॉर्व कर लेता तो फाइट में मैं जब भी उसका इस्तेमाल करता उसके बाद तुरंत ही मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती, फिर तो मैं बस मरने का इंतजार ही कर पाता। और मैं पहले काफी ज्यादा बेवकूफ भी था, अगर वो गोल्ड टियर की कोर मुझे मिली होती तो मैं सच में उसकी बर्बादी ही करता। एमसी की बातें सुन के सुयुन आराम से इसको बस देखते रह जाते हैं बिना कुछ बोले। तो एमसी एकदम शांत एक्सप्रेशन के साथ कहता है, चिंता मत करो, तुमने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। पर ये बातें सुन के शाओ काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है, इवन उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो कहती है शोपाई। तभी एमसी अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम लोग हमेशा कहते हो कि मैं कितना डम हूं, पर तुम लोगों को तो बेसिक कॉमन सेंस के बारे में भी नहीं पता। मैं शाओपाई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर हूं। ये सुन के शायू के सारे इमोशनल सेंस खत्म हो जाते हैं। तो शायू ने इसको गले लगाते हुए कहती है, गुड बॉय, तू सच में सेंसिबल है। वैसे तेरी स्टार स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है और इसकी क्या कंडीशंस हैं? तो एमसी बताता है कि सिमिलर टीयर की स्टार बीड्स को एब्जॉर्व करने से इंप्रूव हो सकती है और ट्रेनिंग से भी इंप्रूव हो सकती है, पर मुझे अभी तक इसकी अपर लिमिट के बारे में कुछ पता नहीं चला। शायद मेरी स्टार एनर्जी इसे जानने के लिए काफी नहीं है। तो शायन कहती है कि लगता है तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, वरना भले ही तुम इन स्किल्स को इवॉल्व भी कर लो तब भी तुम्हारी एनर्जी इनके लिए काफी नहीं होगी और तुम एक स्किल को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे। ये तो बड़े शर्म की बात है। मैं ओरिजिनली सोच रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारी स्टार स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। तो एमसी सोचता है, और ये तो लगता है कोई अमीर लड़की है। तभी ये लड़की कहती है, पर अपने पास एक सुपर ट्रेजर रखना एक क्राइम है, तो तुम ऐसे ही कैजुअली किसी के भी सामने अपने टैलेंट का बखान करते नहीं रह सकते। तुम्हारी स्किल्स की क्वालिटी तो बाद में इंप्रूव होती रहेगी, पर स्कूल में एंटर करने के बाद तो तुम्हें कभी न कभी अवेकनर टीम को ज्वाइन करना ही होगा। वो टीम मेंबर्स तुम्हारे साथ पूरे 3 सालों तक स्कूल में रहेंगे और इवन कॉलेज में भी। अगर तुम ध्यान से अपने टीम मेंबर्स को चूज नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी टीम खत्म कर दी जाएगी। तो एमसी एकदम डल लुक के साथ कहता है, क्या मैं तुम दोनों की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता? तो शुइन बस ना में हाथ हिलाने लग जाती है, जो सुन के एमसी कंफ्यूज हो जाता है। तो एमसी सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तभी वो कहता है, क्या हुआ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जो सुन के तो ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एकदम से शुइन कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ऐसा भी तो किया जा सकता है। फिर ऐसे ही अपना सीन चेंज होकर रात की तरफ आता है। इन लोगों ने फिर से टेंट लगा लिया है और शुइन कहती है, शाओपाई, जैसा कि मैंने कहा था, इन डायमेंशनल वर्ल्ड्स में रिलायबल टीममेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग टैलेंट के साथ तुम डेफिनेटली इस दुनिया में काफी ज्यादा नाम कमाओगे। इन हाई स्कूल के 3 सालों में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा। बस ध्यान रखना, इन 3 सालों में तुम्हें अपनी स्टार स्किल्स की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करना है। इसीलिए मेरे पास एक सजेशन है शाओपाई, तुम डायरेक्टली अपने हाई स्कूल से जंप करके सीधा 3rd ईयर में आ जाओ और डायरेक्टली हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। ये सुन के तो शाओपाई भी हैरान हो जाता है और शाहीन कहती है कि इससे तुम्हारा हाई स्कूल का टाइम भी छोटा हो जाएगा और इन कॉलेज के 4 सालों में हम डेफिनेटली तुम्हें एक ऑलराउंड एक्सपर्ट बना देंगे। और तो और शाओपाई एक मेडिसिनल अवेकनर है, ऐसा बंदा हमारी टीम में रहेगा तो हमारे मिशंस में भी हमें सेफ्टी मिलेगी। हमारी एबिलिटीज के साथ इसे प्रोटेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। एटलीस्ट कॉलेज की ग्रेजुएशन के साथ हम उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बैकिंग होंगे। तो शायू कहती है कि शायन सही कह रही है, पर अगर ऐसा है तो ये बेहतर होगा कि हम तुम्हारी मेडिसिनल स्किल ब्लेसिंग को सिल्वर टीयर तक अपग्रेड करवा दें। इससे सब लोगों को तो यही पता चलेगा कि तुम्हारी ब्लेसिंग स्किल सिल्वर टीयर की है। तो शायन भी फुल अमीर सीईओ वाली एटीट्यूड में कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, एक व्हाइट घोस्ट विच की कोर बस 200,000 की होगी और हमें 10 चाहिए तो बस 2 मिलियन ही तो लगेंगे। इतना पैसा मैं तुम्हारे लिए खर्च कर दूंगी, इससे तुम्हारी स्किल भी सिल्वर टीयर तक अपग्रेड हो जाएगी। और ये सुन के एमसी के अंदर भी जोश जागने लगता है और वो मनी में सोचता है, मैं इनको सच में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है, अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, तो ये तय रहा, मैं अब तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। और वो मनी मन खुशियां मनाते हुए कहता है, ठीक है, तो अब मैं इन लोगों की टीम का ही हिस्सा हूँ। तभी उससे किसी की आवाज आती है, ये इतना भी आसान नहीं है। ये सुन के एमसी कहता है, हाँ, हमें पता चलता है ये शायून की आवाज है। यहाँ शायून कहती है कि हमारी टीम ऑलरेडी फुल है। ये सुन के एमसी का दिमाग लोड होना ही बंद कर जाता है। फिर वो एकदम से चीखता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अब इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद तुम कह रही हो कि तुम्हारी टीम पहले से ही मैक्स है? तो शायून कहती है, पहले मेरी बात सुनो, यहाँ हमारी टीम के अंदर एक बंदा है जो शायू के पीछे ही पड़ा है। उसका नाम है गाओ जुनवेई। वो एक मेले अवेकनर है और उसकी स्किल्स भी बढ़िया है, पर वो बहुत सेल्फिश है और उसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा बुरा है। लास्ट टाइम हम नंबर 1 मिडिल स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये कंपटीशन दूसरे डायमेंशन में हो रहा था, पर हमारा टीममेट काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था, जिसकी वजह से इसको जलन होने लगी और इसने लगभग उसे मार ही दिया। वो दोनों ही अच्छी फैमिली से आते थे, इसीलिए वो दोनों अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, तो कोई भी अब हार नहीं मार रहा है। और तुम्हारी सिस्टर और मैं यहाँ उनके स्ट्रगल के विक्टिम्स बन रखे हैं। उनके झगड़े अब सुलझ नहीं सकते, इसीलिए अब हमारी हिम्मत नहीं होती कोई और डायमेंशनल मिशंस करने की। तो अब हमारी ये टीम बस नाम की ही रह गई है। एक टीम बिल्डिंग के क्राइटेरिया के हिसाब से तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, फिर तुम इन दोनों में से किसी
किसी एक को रिप्लेस करने के लायक हो जाओगे। मैं तो पहले यहाँ सुइयो को इस टीम से दूर ले जाने की सोच रही थी, फिर कमाई के जरिए के लिए सुइयो और मुझे 2 और केपेबल टीममेट्स ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पिछले 2 सालों में सेम लेवल्स की सारी टीम्स काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है तो बहुत ही कम ऐसी टीम्स होंगी जो फिर से अपनी टीम को तोड़ के फिर से रीऑर्गेनाइज कराना चाहेंगी। और मैं हमारे जैसे पावरफुल लोगों की बात कर रही हूँ ना, किसी यूजुअल स्क्वाड मेंबर की। सुइयो और मेरे जैसे बिग बॉस को देख के तो ऐसी कई सारी लोअर मीडियम टीम्स होंगी जो हम दोनों को अपनी टीम में लाने के लिए कुछ भी कर जाएंगी। पर अगर हम ऐसे ही टीम तोड़ देंगे तो हमें दोनों बड़ी फैमिलीज का प्रेशर एक साथ झेलना पड़ेगा और अंत में तो स्कूल भी उनके गुस्से की वजह से इफेक्ट होगा। आफ्टर ऑल ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की रैंकिंग से खेलने के बराबर होगा और वो बंदा गाओ जिंगचैन, शायू को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मेथड ज्यादा से ज्यादा अब घिनौनी होती जा रही है। मैं तो अब पूरे 1 साल से झेलती आ रही हूँ, पर अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक उसे झेल पाऊंगी। तो अब जो भी हो, हम उस गाओ जिंगचैन के साथ तो काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टीम को बचाने की ही कोशिश कर रही हूँ। तो एक टीममेट को हम पीछे ही छोड़ जाएंगे और तुम्हें एक डार्क हॉर्स की तरफ पोस्टर पर लगा के गाओ जिंगपेंग को रिप्लेस करते हुए हमारी टीम में ले आएंगे। और रही बात स्कूल की, तो वहाँ के लिए हम तुम्हारा रास्ता बनाएंगे। डायरेक्टली तुम हाई स्कूल को स्किप करके सीनियर ईयर में आ जाओ। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचने लगता है। ये सब देखते हुए एमसी की बहन भी इसको बड़ी उम्मीदों से देख रही थी। फिर एकदम से वो खड़े होते हुए कहती है, हाँ ये ठीक है, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। तभी शुइन कहती है कि ये बच्चा अभी अभी तो थोड़ा सेंसिबल हुआ है, उसे इतना सब कुछ फोर्स करने की वजह जरूरत नहीं है। तुम तभी अपना एमसी कहता है, मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा, ना सिर्फ तुम्हारे लिए और सक्सेसफुली ग्रेजुएट करने के लिए बल्कि मेरे खुद के लिए, ताकि मैं इस डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाऊं। ये सुनकर उसकी सिस्टर भी हैरान हो जाती है और इधर अपना एमसी कहता है, मैं ये ट्राई करना चाहूंगा, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं अब तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इमोशनल होते हुए शाओपाई को देखने लगती है। फिर अपना सीन चेंज होता है 7 डेज लेटर, मतलब कि 1 हफ्ते के बाद। बर्फीली पहाड़ी में काफी ज्यादा स्नो व्हाइट मॉन्स्टर्स की बॉडी पड़ी हुई थी। हमें पता चलता है ये सारे ही अपने एमसी के कारनामे है। उसने पूरे व्हाइट घोस्ट की यहाँ लंका लगा रखी है। उसकी डैगर मास्टरी ब्राउन्स से सिल्वर टियर तक पहुंच चुकी है। उसने 10 से ज्यादा किल कर ली है तो उसे 1 स्किल पॉइंट भी मिलता है। और अपना एमसी मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, फाइनली मैंने अकेले के दम पे इतने व्हाइट घोस्ट को मार दिया बिना उनकी मदद लिए। मेरी डैगर मास्टरी भी अपग्रेड हो चुकी है। अब तभी पीछे से शुइन आती है और वो थोड़ा ठंड में ठिठुरते हुए कहती है, हाँ अच्छा किया, अगर तुम्हारे पास स्टार पावर बची है तुम्हें थोड़ा सा गर्म करो। तो अपना एमसी कहता है, ये गर्म करना नहीं होता है, ये मेरा हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करना होता है, ब्लेसिंग नाम है इसका। फिर अपनी ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे इस लड़की को भी काफी ज्यादा गर्म फील होने लगता है। बस एक ही स्किल में ये लड़की बिल्कुल सेटिस्फाइड नजर आने लगती है और वो कहती है, यह सुपिंगू। हाँ उसने यही बोला था, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। पर ये आवाज सुन के ये दोनों ही बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं और इसको घूरने लगते हैं। तभी शायू कहती है, शाओपाई अब भी तुम्हारे स्कूल को शुरू होने में पूरा 1 हफ्ता बाकी है और अब हमें स्नो फील्ड से बाहर निकलना होगा। बाकी बचे हुए टाइम के लिए शायन और मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज की है और हमें तुम्हारे लिए व्हाइट घोस्ट विच की कोर्स को भी कलेक्ट करना है। तो एमसी कहता है, हाँ समझ गया। तभी उसके बगल से किसी की आवाज आती है, ज़ांगकोंगी। और हमें पता चलता है इन तीनों के पीछे से ही किसी की चीखने की आवाजें आ रही थी। ये लोग जब पीछे देखते हैं तो आसमान में कुछ धमाके हो रहे थे। ये धमाका एक तरह का सिग्नल था जिसे शायू पहचान जाती है और बताती है, कोई यहाँ पर मदद मांग रहा है, वो लोग हमारे जैसे सेम एरिया में है तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। शाओपाई कहता है कि क्या हमें जाके चेकआउट करना चाहिए। तो शायू दांत पीसते हुए बताती है कि ये सिग्नल गन्स इस एरिया के डिफेंडर्स की है। हमारे जैसे ऑर्डिनरी एक्सप्लोरर्स के लिए ये सिग्नल देखने का मतलब ये नहीं है कि किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है, बल्कि इसका मतलब तुम्हारे लिए ये है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है, इस एरिया से दूर रहो। और हमें सामने दिखाते हैं व्हाइट घोस्ट क्रिएचर्स का एक बहुत ही बड़ा झुंड एक टीम का पीछा कर रहा था और इस टीम में सबसे आगे भाग रहे बंदे के पास इन्हीं व्हाइट घोस्ट का एक बच्चा भी था। इन्हें देख के शायू चिल्लाती कि ये सभी लोग हमारी डायरेक्शन में आ रहे हैं, सभी लोग छुप जाओ और कोई मूवमेंट्स मत करना मेरे ऑर्डर के बिना। ये सुन के एमसी और शायन भी हाँ कर देते हैं। इधर इनकी टीम वाला एक बंदा कहता है, कैप्टन हम उनका बच्चा चुरा के लाए हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इनके झुंड से इतनी आसानी से बच के निकल पाए। इसी के बगल वाला एक बंदा कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गार्डियंस के आने से पहले हम लोग मारे जाएंगे और मेरी तो सारी स्टार एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। तो इनकी टीम का कैप्टन अपने दांत पीसते हुए कहता है, फिर वो अपने हाथ में एक एक्सप्लोसिव फ्लेम नाम की स्किल को जनरेट करता है और एकदम से अपने टीममेट की ओर फेंक देता है। ये देख के तो उसके टीममेट को भी एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है, टीम कैप्टन। तो सामने से उसका कैप्टन कहता है, तुम चिंता मत करो, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं फैमिली को रिपोर्ट करूंगा कि तुमने अपने अंत तक बहादुरी से फाइट की, पर अंत में तुम दुश्मनों से हार ही गए। फिर वो अपने टीममेट को व्हाइट घोस्ट के सामने ही छोड़ के भाग जाता है और व्हाइट घोस्ट को अपनी तरफ आते हुए देख के ये बंदा भी जोर की चीख लगाता है। वो भी अपनी टीम की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है इस उम्मीद में कि कोई उसे बचाएगा, पर अंत तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो। वो व्हाइट घोस्ट अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ टाइम वेस्ट भी नहीं करते और सीधा इसको कुचल के निकल जाते हैं। और ये सब कुछ अपने एमसी और उसकी टीम के सामने ही हुआ था। इन सारे व्हाइट घोस्ट के जाने के बाद शाओपाई कहता है कि ये तो व्हाइट घोस्ट नाइट वॉक के जैसा है, शायद ये कोई परेड वरेड सा होता होगा। शायू भी अपने दांत पीसते हुए कहती है कि जो
टीम अभी यहाँ से निकल के गई है। ये सब कुछ इस वैली में इसी लोगों की वजह से हो रहा है। इन लोगों ने यहाँ इतना बड़ा कमोशन क्रिएट कर दिया, लगता है इन लोगों को व्हाइट घोस्ट विच का कोई बच्चा मिल गया। तो साओपाई कहता है कि अब हम क्या करें? तो शायू कहती है इन व्हाइट घोस्ट ने इतनी बड़ी चेज शुरू कर दी है, जरूर यहाँ कम से कम 2 व्हाइट घोस्ट विचेस के ग्रुप होंगे। वैसे भी तुम्हें तो व्हाइट घोस्ट विचेस की कोर्स ही चाहिए ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं और तभी यहाँ पर इन लोगों के पीछे 2 और व्हाइट घोस्ट विचेस चलते हुए आ जाती हैं। इन विचेस को काफी सारे व्हाइट घोस्ट ने भी घेर के रखा था और वो इनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तभी पीछे से शायू चिल्लाती है अभी शायून। तभी पीछे से शायून अपनी तलवार लेके सीधा इस व्हाइट घोस्ट विच के ऊपर हमला कर देती है। इसका फ्लेम अटैक इस व्हाइट घोस्ट विच को लगने ही वाला होता है। तभी एक व्हाइट घोस्ट आके इसको रोक लेता है। ऐसा लग रहा था कि इस हमले से तो उस व्हाइट घोस्ट को कोई ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। तभी ये व्हाइट घोस्ट विच अपने व्हाइट घोस्ट के ऊपर ब्लेसिंग का इफेक्ट डालती है और सीधा एक व्हाइट घोस्ट इसको पंच मारता है, जिससे शायून भी उड़ते हुए जाती है और एक पेड़ से टकराती है। इसकी वजह से इसकी भी चीख निकल जाती है और ऐसा लग रहा था कि इसको काफी जोर की चोट लगी है। ये देख के पीछे से शाओपाई भी उसकी चिंता करते हुए शायून को आवाज लगाता है। देन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्ब के अंदर से स्टार पावर को एब्जॉर्व करते हुए ब्लेसिंग को इस्तेमाल करता है और इससे शायून को हील करने की कोशिश करने लगता है। इससे वो कुछ ही पलों में रिकवर हो जाती है और इस फीलिंग को महसूस करते हुए कहती है वाओ ऑसम, ये कितना कूल है। जितनी भी बार इसे महसूस करूं ये मेरी पूरी बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। तभी एक व्हाइट घोस्ट इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर ये लड़की अब भी अपने ऑर्गेज्म से बाहर नहीं निकली थी और वो एकदम डर के एक्सप्रेशन बनाते हुए इसकी तरफ देखते हुए कहती है चलो एक अच्छी फाइट करते हैं। फिर वो पागलों की तरह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हुए अपने ऑरा चारों तरफ फैलाने लग जाती है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। ये देख के शाओपाई चिल्लाता है इसकी सटक गई है, शायून क्या तू पागल हो गई है? तभी शायून कहती है कि फाइटिंग करना कभी भी अच्छी हैबिट नहीं होती और इसका ये अभी का बिहेवियर बस मीनिंगलेसली स्टार पावर को वेस्ट कर रहा है। ये सुन के एमसी गिल्टी महसूस करने लगता है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर लिया। वो एक मेले फाइटर है तो वो इंजर्ड तो होती रहती है, शायद मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर गया था। तो शायू भी एक गहरी सांस भरते हुए कहती है वेल अब यहाँ पर हमारी टीम में एक मेडिसिनल अवेकनर है तो उसने अब आंख बंद करके सबके साथ घमंड में फाइट करना शुरू कर दिया है। फिर वो आगे बढ़ते हुए चिल्लाती है कि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, मैं जाके उस व्हाइट घोस्ट विच को यहाँ से उड़ा देती हूँ। फिर वो पीछे मुड़ के एमसी से कह जाती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी तो यहाँ का सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाती हूँ, इसका ध्यान रखना। और वो यहाँ शायून की बात कर रही थी। इस तरफ शायू के जाने के बाद एक व्हाइट घोस्ट एमसी के ऊपर हमला करने आता है। इस व्हाइट घोस्ट के ऊपर उस व्हाइट घोस्ट विच ने बफ दे रखा था, पर अपना एमसी बेट का इस्तेमाल करता है और सीधा उसके पीछे आके सीधा अपना चाकू इसके सर में घुसा देता है। और इस तरफ अपना एमसी अब बिल्कुल भी किसी को मारने में हेजिटेट नहीं कर रहा था, उसके चेहरे पे एकदम डेडली एक्सप्रेशंस थे। उल्टा अब तो उसे इसमें मजा आने लगा था क्योंकि इन्हें मारने से उसे रिवॉर्ड जो मिल रहे थे। तभी इसको 10 ब्राउन्स ग्रेड के व्हाइट घोस्ट को मारने की वजह से एक और स्किल पॉइंट मिल जाता है। पर इससे एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी उसने 10 तो नहीं मारे थे, तो वो सोचता है क्या मेरे साथी अगर इन व्हाइट घोस्ट को मारे क्या तो मुझे तब भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तभी पीछे से शायून उसके पास आते हुए ठंड में ठिठुरते हुए कहती है हे शाओपाई जल्दी से मेरी बॉडी को वार्म अप करो, अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करो। पर अब ये सुन के अब एमसी की सटक जाती है और वो चिल्लाता है क्या तुम लोगों ने मुझे कोई परपेचुअल मोशन मशीन समझ के रखा है, मेरी स्टार पावर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। तभी यहाँ पर ये व्हाइट घोस्ट अचानक से अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं और शायू इसके पास आते हुए कहती है कि वो व्हाइट घोस्ट विच यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। तो शाओपाई चिल्लाता है उसे रोको। ये सुन के शायून तुरंत अपनी तलवार उठा के उनके पीछे भागने लगती है और वो कहती है क्या ये भागना चाहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर अगले ही पल पत्थर से टकरा के सीधा नीचे ही गिर जाती है। ये देख के तो एमसी की बोलती बंद हो जाती है और गिरने के बाद शायून एकदम बचकानी हरकतें करते हुए आ ऊ करने लगती है। पर ये देख के शायू अपने दांत पीसते हुए कहती है हेटफुल, ये मेरी वाइल्ड विंड से बस थोड़ी सी दूर है। और हमें दिखाते हैं यहाँ पर ये विच एक 4 पैरों वाले बिल्ली जैसे व्हाइट घोस्ट के ऊपर बैठ के भाग रहा था। ये देख के शाओपाई सोचता है क्या यहाँ कोई तरीका है जिससे हम इसको स्लो कर सकते हैं। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर शायू से उसे पता चला था कि मेरी ब्लेसिंग दूसरी तरह की ब्लेसिंग से थोड़ी डिफरेंट है, ना सिर्फ इसके अंदर एक हीलिंग इफेक्ट है बल्कि इससे लोगों को एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील होने लगता है। फिर वो खुशी से कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना इस इफेक्ट का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। फिर उस भागते हुए 4 पैरों वाले व्हाइट घोस्ट के ऊपर अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है जिससे इस व्हाइट घोस्ट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और उसे एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील होने लग जाता है और वो एकदम से आ ऊ करके आवाज निकालने लगता है। पर एकदम से ये सब देख के व्हाइट घोस्ट विच काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। पर सुई तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और वाइल्ड विंड का इस्तेमाल करते हुए सीधे स्विच के पास पहुंचते हुए अपनी सेटर स्काई और वाइल्ड विंड दोनों से एक साथ हमला करने लगती है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उस व्हाइट घोस्ट विच को तो रिएक्ट करने का कोई मौका भी नहीं मिलता, वो कुछ रेसिस्ट भी नहीं कर पाती और कुछ ही पलों में शायू इसका काम तमाम कर देती है। व्हाइट घोस्ट विच के मर जाने के बाद नॉर्मल व्हाइट घोस्ट को तो ये लोग आसानी से मार देते हैं। इन्हें मारने के बाद शायू आराम से बैठ जाती है और वो कहती है हाँ ये तो सच में बहुत क्लोज था, ये बस भागने ही वाले थे। और शाओपाई तुम तो सच में स्मार्ट हो, तुमने अपनी ब्लेसिंग को जहरीले दूध की तरह इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच लिया। ये सुन के शाओपाई और शायू दोनों इसको घूरने लगते हैं क्योंकि ये सब हुआ तो इसी की वजह से ही था। तो अब जो होना था वो होता है और शायू को एक जोर का घूंसा पड़ता है। ये खाने के बाद ये लड़की भी कहती
कहती है सॉरी सॉरी मैं अब दोबारा नहीं करूंगी ऐसा। तो अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ से जो टीम अभी गुजर के गई थी उसी का ये जो टीममेट सेक्रीफाइस किया गया था, यहाँ शाओ जाके उसकी डेड बॉडी को चेक करती है और बताती है कि ये तो पूरी तरह से मर चुका है। तभी शाओन पीछे से आती है और वो कहती है कि इस बार तो हम सच में लकी हो गए, दोनों व्हाइट घोस्ट विचेस के अंदर से हमें स्टार कोर मिली है, ये लो शाओपाई ये तुम्हारे लिए। फिर वो अपने कलाई पे मालिश करते हुए कहती है तो ये बंदा मर चुका है ना, तो ठीक है अब मुझे ये करने दो। तो शाओपाई को एक्सप्लेन करती है कि हमें इस मरे हुए अवेकनर के दिमाग के अंदर से स्टार ऑर्ब को निकालना ही होगा, वरना इस ऑर्ब का इस्तेमाल बाकी मॉन्स्टर्स कर लेंगे। ये सुन के तो एमसी काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो जाता है। वो मनी मन सोचता है ये दोनों ही लड़कियां बस 18 साल के लगभग की होंगी ना, ये लोग लोगों के दिमाग को ऐसे खोद रहे हैं जैसे ये आइसक्रीम खोद रहे हो। तभी शाओ हंसते हुए कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, अब व्हाइट घोस्ट विचेस मर चुकी हैं तो नॉर्मल व्हाइट घोस्ट हमें मारने के लिए यहाँ तो डेफिनेटली वापस नहीं आएंगे। जो सुन के शाओपाई भी हिचकिचाते हुए कहता है हाँ ठीक है बढ़िया। तभी ये लोग जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वहां पर और भी लोगों की ऐसी डेड बॉडीज पड़ी थी, जो देख के अपना एमसी कहता है क्या ये सभी लोग मर चुके हैं। इतनी डेड बॉडीज देख के एमसी थोड़ा होल्ड बैक करने की कोशिश तो करता है पर अंत में इसे उल्टी आने ही लगती है, पर शाओ इसे इग्नोर करती है और बताती है कि ये बस खुद के द्वारा किया गया घाव ही है, क्योंकि इस व्हाइट घोस्ट विच के बच्चे के ऊपर इनकी क्लैन का मार्क है, तो ये लोग कहीं भी भाग लें ये व्हाइट घोस्ट विचेस इनको ट्रैक डाउन करके इन्हें हंट जरूर करेंगी। अगर इन्होंने उस बच्चे को जाने दिया होता तो शायद ये लोग सरवाइव करने के एक मौके को हासिल कर पाते। फिर इधर शाओन कहती है कि इन लोगों की बॉडी के ऊपर कोई भी स्टार बीड्स क्यों नहीं है, क्या इन लोगों के पास थोड़े बहुत भी स्टॉक में नहीं थे। तो शाओ कहती है कि इतने सारे व्हाइट घोस्ट इन लोगों का पीछा कर रहे थे, अगर इन लोगों के पास एक दो स्टार बीड्स थी भी तो इन लोगों ने उन्हें एब्जॉर्व कर लिया होगा। तभी शाओ कहती है हाँ तो क्या हुआ, वो इंसानों की स्टार कोर मुझे दो। तो शाओन भी उन इंसानों के दिमाग से निकाली हुई कोर को निकालती है और वो शाओपाई की तरफ दिखाते हुए कहती है ये देखो ये इंसानों की डेड बॉडी से निकाली गई है, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा। तो शाओपाई इस कोर को हाथ में लेते हुए सोचता है देखने से तो ये किसी मॉन्स्टर की कोर से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रही है, शायद इन मॉन्स्टर्स और इंसानों की कोर्स के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इंसानों की कोर के अंदर से हम स्किल्स को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तभी एमसी के पास डिंग करके सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि एक स्टार कोर को डिटेक्ट किया गया है, इसके अंदर से स्किल्स को एब्जॉर्व किया जा सकता है। ये सुन के तो एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है क्या नो वे, क्या ये लोग नहीं कह रहे थे कि यहाँ इंसानों की कोर्स के अंदर से स्किल्स को एब्जॉर्व करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर तक सिस्टम की चेकिंग चलती है और इसकी नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये एक अननोन क्वालिटी का स्टार बीड है, इसके अंदर पूरी 5 स्किल्स हैं। पहली स्किल से एमसी अच्छे से हमला कर सकता है और हमले को ब्लॉक कर सकता है। दूसरी स्किल एक पैसिव स्किल है एंड्योरेंस, जो अपने एमसी के पास पहले से ही है। तीसरी स्किल है ब्लेसिंग, जो धीरे धीरे करके टारगेट की वाइटैलिटी को रिस्टोर करती है, ये स्किल भी अपने एमसी के पास पहले से ही है। अगली स्किल है बेट, जो अपने एमसी के पास पहले से ही है। तीसरी स्किल है सिल्वर क्वालिटी की ब्लेजिंग फ्लेम, इससे एमसी फायर की लाइंस को समन करके अपनी पूरी बॉडी को उससे कवर कर सकता है या अपने इक्विपमेंट्स को भी कवर कर सकता है। अगली स्किल है एक्सप्लोजन, जिसमें एमसी फायरबॉल को कंडेंस करके उससे एक्सप्लोड कर सकता है। अगली स्किल है बेल, इससे तुम अपनी बॉडी से हीलिंग रेस को रिलीज करते हो और अपने टारगेट की बॉडी को हील कर सकते हो, और इस स्किल से तुम मल्टीपल टारगेट्स को भी हील कर सकते हो एक साथ। अगली स्किल है मार्किंग, इससे तुम अपने टारगेट के ऊपर एक मार्क छोड़ सकते हो, जिसकी मदद से तुम अपनी मेडिकल बीम्स को उस टारगेट की तरफ गाइड कर सकते हो। इसकी हेल्प से आसानी से तुम हीलिंग लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हो और एक टारगेट से दूसरे टारगेट के बीच में जंप भी करवा सकते हो, और ये भी एक सिल्वर क्वालिटी की ही स्किल है। यहाँ पर भले ही इतनी सारी स्किल्स हैं पर अपना एमसी इनमें से सिर्फ 2 ही अपने स्लॉट में रख सकता है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी स्टार डस्ट स्टेज पर ही है, इसकी वजह से अभी मैं 2 और स्लॉट्स को फिल कर सकता हूँ। बेल एंड स्टील ये दोनों ही हीलिंग स्टार स्किल्स हैं, तो मैं इन दोनों को ही एब्जॉर्व कर लेता हूँ, ये एक स्लॉट घेरेंगे बस। बाकी स्किल्स मुझे ठीक ठाक नहीं लगती तो एक स्लॉट को बचा लेते हैं और एब्जॉर्व नहीं करते। तभी अपना एमसी रियलिटी में आता है और हिचकिचाते हुए इन दोनों से कहता है शाओयुन मुझे इस इंसान के स्टार कोर के अंदर से भी मेडिकल स्किल्स सेंस हो रही हैं, मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर से स्किल्स को एब्जॉर्व कर पाऊंगा। ये सुन के तो ये दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने क्या बोला, तुम इंसानों की कोर्स के अंदर से भी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये न्यूज डेफिनेटली बाकी अवेकन्ड लोगों के लिए अच्छी नहीं है। शाओन कहती है शाओये ये तो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग और आउटरेजियस है, तो क्या तुमने बस मेडिसिनल स्टार स्किल्स को ही सेंस किया और बाकी स्किल्स। ये देख के अपना एमसी सोचता है मैं हमेशा से ही चीजों को अपने तक ही छुपा के रखता आया हूँ, आखिर मैं इन लोगों को अपने इनर स्टार मैप के बारे में तो नहीं बता सकता। तो कहता है कि मैं शायद बस पर्टिकुलरली मेडिसिनल टाइप स्किल्स के लिए ही सेंसिटिव हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ उसके लिए मैं तुम दोनों पे ही निर्भर होके आया हूँ। एक टीम मेंबर के तौर पे हम लोग एक क्लोज किट कम्युनिटी इंटरेस्ट हैं, यहाँ जितना काम होगा उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। ये स्टार बीड्स शाओन को ही बिलोंग करना चाहिए। तो शाओन इसकी तरफ थोड़ा झुकती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तो ये ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको एब्जॉर्व कर और हम लोगों को भी अपनी आंखें खोल के कुछ नया देखने दे। अगर तू सच में इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि मैंने अपने लिए एक फ्यूचर गोल्डन थाई ढूंढ
ओनली हो गोल्डन थाई, इसको कैसे समझाऊं, सुगर डैडी समझ लो। तो शाओपाई भी अब ज्यादा पोलाइट नहीं बनता और तुरंत ही उस बीड को तोड़ देता है अपने हाथों में और उसकी पावर को एब्जॉर्व करने लगता है और तुरंत ही उन स्किल्स को एब्जॉर्व करने के बाद उन्हें यूज भी कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी सारी रेस निकलने लगती हैं। फिर वो इन रेस को इन दोनों से कनेक्ट कर देता है, जिससे इन दोनों की बॉडी सील होने लगती है। ये देख के शाओन कहती है कि ये तो सच में बेल और मार्किंग स्टील स्किल है और दोबारा एक ही स्लॉट में दो दो स्किल्स, ये बंदा तो सच में काफी जबरदस्त है। तो इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें गार्डन कम्युनिटी का सीन दिखाते हैं। यहीं पर ही इन लोगों के रहने की जगह है, मतलब शायद यही शाओपाई और चायुए का घर है। ये लोग अब घर पे आ चुके हैं और अपना एमसी यहाँ पर सब कुछ देखने लगता है और अपनी फैमिली फोटो की तरफ देखते हुए वो इमोशनल से होने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता तो अपना सर घुसाने लगता है। तभी चायुए कहती है मॉम डैड हम वापस घर आ चुके हैं। अब स्नोफील्ड की इस ट्रिप के बाद शाओपाई काफी ज्यादा सेंसिबल हो चुका है। क्या आपको पता है कि शाओपाई इनक्रेडिबली टैलेंटेड है। 3 स्टार स्लॉट्स के अंदर 1 स्टार स्किल्स और हर स्लॉट के अंदर 2-2 स्किल्स रखी हैं उसके पास। तभी एमसी थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लग जाता है और वो कहता है कि मैं वापस अपने रूम में जाता हूँ थोड़ी चीजों को पैक पुक करने के लिए। अगर अभी फटाफट जाके मैंने शावर नहीं लिया तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आने लग जाएगी। तो एमसी फटाक से यहाँ से भाग के अपने रूम की तरफ जाने लगता है और उसकी बहन बस इसको देखती रह जाती है। फिर वो बगल में मम्मी पापा की फोटो की तरफ देखते हुए कहती है कि मम्मी पापा शाओपाई भी एक दिन जरूर आप ही की तरह चमकदार सितारा बनेगा। एक सिस्टर के तौर पे क्या मैं सच में उसको प्रोटेक्ट कर पाऊंगी? वैसे मैं ये सारे इमोशनल सीन्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हो कि इतना डिटेल में क्यों जाते हो, क्या तुम लोगों को सच में ये पसंद नहीं आता? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम लोगों को सच में पसंद नहीं आता तो मैं क्यों ही फालतू में एक्सप्लेन किया जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी इतना हड़बड़ाते हुए भागा क्यों था यहाँ से। हमें चारों तरफ कुछ मक्खियां उड़ते हुए दिखाई जाती हैं और हमें पता चलता है सामने कुछ देख के अपना एमसी बहुत ही ज्यादा घिन महसूस कर रहा है। शाओपाई मनी में सोचता है क्या ये रूम कुछ ज्यादा ही उतला पुतला और गंदा नहीं हो रखा है? और हमें सामने उसकी रूम की भी हालत दिखाई जाती है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। इवन उसके रूम से उसको ही बहुत ही बुरी बदबू आने लगती है। वो कुछ कचरा डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है अब इसे साफ करने में कितना टाइम लगने वाला है। फिर हमें पूरे 3 घंटों के बाद का सीन दिखाते हैं। अब कुर्सी टेबल सब कुछ एकदम चमचमा रहा है। एमसी ने अपने पूरे रूम की अच्छे से साफ सफाई कर दी है। वो खुद भी शावर लेके एकदम खुशी से अब बेड पे पड़ जाता है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। फिर वो एकदम से उठता है और मनी में सोचता है ओह यहाँ अब भी इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की काली हिस्ट्री बाकी है, इसे भी जल्दी मुझे खत्म करना पड़ेगा। फिर वो उठ के अपने कंप्यूटर को ओपन करता है। वहां से आवाज आती है हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जियांग शाओपाई। और हमें पता चलता है यहाँ एमसी की बॉडी के ओरिजिनल ओनर का वीडियो चल रहा है। वहां पर वो कह रहा है आज मैं भी एक अवेकन्ड वन बन चुका हूँ, तो अपने पापा का नाम याद रखना, जियांग शाओपाई, जो बाइजियांग की धरती पे भविष्य में बनने वाला भगवान है। चलो मैं थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरे पेरेंट्स अक्सर ये मजाक करते रहते हैं कि मुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाया गया है, तो भले ही मुझे कचरे के डब्बे से उठा के क्यों ना लाया गया हो, फिर भी मैं कितना ज्यादा ऑसम हूँ जो मैं अवेकनर बन चुका हूँ। और यहाँ मेरी मदर का नाम है जियांग होंगाई, वो काफी ज्यादा जेंटल एंड ब्यूटीफुल लेडी हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे नाम के पीछे की बैक स्टोरी क्या है। जब मैं पैदा हुआ उससे पहले ही मेरी मदर का डॉग शाओपाई मारा गया था, तो जब मैं पैदा हुआ तो मैंने उसी का नाम इनहेरिट कर लिया। वैसे ही फालतू में अपना इंट्रोडक्शन देता रहता है और अपना एमसी ये सब देख के काफी ज्यादा क्रिंज फील कर रहा था और वो कहता है कि इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही स्लोपी है। तभी एकदम से पीछे का दरवाजा खुलता है, ये देख के अपना एमसी फ्रीक आउट करने लगता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर उसकी सिस्टर खड़ी थी, वो भी अपने ऑसम नाइट आउटफिट में। पर जब शायुए सामने कुछ देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या ये रूम, क्या ये सच में तुम्हारा रूम है? ये देख के अपना एमसी एकदम थम्स अप दिखाते हुए कहता है हाँ मैंने इसको क्लीन किया। तभी उसे बाहर डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ दिख जाता है तो वो कहता है वाओ। वो फट से सब कुछ बंद करते हुए सीधा डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाता है और वो कहता है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही खाए थे। तभी सिस्टर को चावल परोसते हुए कहती है कि कल शायुन तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाएगी, 5 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग, वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग के फाइनल डेज चल रहे हैं तो तुम उन्हीं के साथ कीप अप कर लेना। तो एमसी चावल लेते हुए कहता है क्या मिलिट्री ट्रेनिंग के फाइनल डेज, तो मैं वहां पर क्यों जा रहा हूँ, क्यों ना हम कुछ और दिनों तक साथ में ही ट्रेनिंग करें, वहां पे सभी लोगों के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग लेने से अच्छा 1-on-1 यहाँ पर ट्रेनिंग ले तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो शायु कहती है नहीं, तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा और ध्यान रहे तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग परेड के अंदर भी चमकना है अच्छा खासा। बस इसी तरीके से तुम्हें ये क्वालिफिकेशन मिल सकती है जिससे तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर पाओ। चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर शायुन तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। अरे हाँ, अपने सोशल मीडिया पे से ये वियर्ड से व्लॉग्स डिलीट कर दो। तो उसके बारे में इमेजिन करते ही एमसी अपने शर्म के मारे मुंह छुपाने लग जाता है और वो कांपती है आज में कहता है हाँ डिलीट हो रहा है वो सब कुछ। फिर शायु एमसी के खाने की प्लेट में और मीट डालते हुए कहती है कि अच्छे से खाना खाओ, तुम्हें और बॉडी भी बनानी है। अब तो एमसी को तो ये खाना पहले से काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था तो अब और भी ज्यादा खुशी से खाने लग जाता है और वो कहता है घर के खाने की तो बात ही अलग है। और 20 मिनट के अंदर उसने 5 प्लेट खत्म कर दी थी। फिर वो खुद इसको धोने के लिए लेके जाता है और कहता है कि तुम आराम करो, मैं ये सब कुछ खुद धो दूंगा। इसका ये
एटीट्यूड देख के शयू भी इसको मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तो अब इधर शॉपाई बढ़िया सीटियां बजाते हुए बर्तन धोने लग जाता है और बर्तन धोते धोते उसकी नजर जाती है इनकी फैमिली फोटो पर, जहाँ पर इसके बचपन की फोटो थी। ये मिलने के बाद वो और भी करीब आते हुए इसको ध्यान से निहारने लगता है और वो मनी मन सोचता है, जियांगसुए जब इतनी छोटी थी तब कितनी ज्यादा क्यूट थी। हाँ, मैं जब से इसको श्याओयो बुला रहा हूँ पर इसका असली नाम जियांगसुए है। एमसीए फैमिली पिक्चर देखते हुए सोचता है कि मेरे इस जन्म के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा सुंदर हैं। और अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे याद आ रहा है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के ये जो पेरेंट्स थे वो कई साल पहले एक दूसरे वर्ल्ड में जाके गायब हो गए थे। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों से मिलने का कभी मुझे दोबारा चांस मिलेगा भी कि नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। अब शोयन श्योपाई को लेने के लिए आ चुकी है और वो श्योपाई के गले में हाथ डालते हुए उसकी बहन से कहती है, चिंता मत करो, मैं सावधानी से इस छोटे को लेके जाऊंगी और अगले हफ्ते तुम्हें वापस भी कर दूंगी। पर जाते जाते भी ये लोग लड़ने लग जाते हैं। श्योपाई कहता है कि अपना हाथ मेरे गले से हटा शोयन। तो शोयन कहती है कि मुझे सीनियर सिस्टर बुला छोटे। तो एमसी कहता है कि बस तुम मुझसे कुछ सालों ही बड़ी है, ज्यादा हीरोपंती मत दिखा। ऐसे ये लोग हंसी मजाक करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। पर एमसी के जाने के बाद एक बंदा ऊपर बालकनी से खड़े होते हुए यहाँ एमसी को ही देख रहा था और इसके एटीट्यूड को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। फिर हमारा सीन चेंज होकर शोंगहुआ मिंगचेंग कम्युनिटी में आता है। यहीं पर सियाई उनका घर है और हमारी ये छोटी तितली बढ़िया सा गाना वाना गाते हुए अपने घर आ चुकी है। हाँ, अब से हम इसको छोटी तितली बुलाएंगे क्योंकि ये तितलियों की तरह ही हरकतें कर रही है। शायन के अंदर आते ही उसे एक चड्डी बनियान में बॉक्सर दिखाई देता है और वो शायन से कहता है, हेलो मिशिया। ये बॉक्सर देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। शायन इसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ये है लेजेंड, अगले 5 दिनों के लिए यही तुम्हारा कोच होने वाला है। 5 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तुम सीधा स्कूल जाओगे। फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें फर्स्ट ग्रेड की क्लास के अंदर इंटीग्रेट होना है और स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सिलेक्ट होना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट प्लेस पे आओ या ना आओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम उन्हें अपनी वैल्यू दिखाओ, स्कूल लीडर्स को तुम्हें नोटिस करने दो, समझे। ये सब सुनते हुए एमसी बस नर्वसनेस में अपना सर हिलाता रहता है। देन वो पहले एमसी से उसका फोन ले लेती है, फिर वो उसे बताती है कि इस 5 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें अपने फोन से दूर रहना होगा, चिंता मत करो, ये फोन मेरे साथ सेफ रहेगा। ये सुनकर एमसी पैनिक करने लग जाता है और उससे फोन वापस लेने की कहता है। तो शियू इससे भागते हुए इसको फ्लैंक किस देते हुए कहती है कि कम ऑन, चिंता मत करो, रोजाना 3 पैर का खाना तुम तक डिलीवर कर दिया जाएगा, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय। पीछे एमसी चिल्लाते ही रह जाता है पर ये लड़की सब कुछ इग्नोर करती हुए अपने रूम में आती है और एक बढ़िया सा सावड़ लेती है आधे घंटे तक। फिर पूरे जोश के साथ छोटी तितली की तरह बाहर आती है और अपना टॉवल लपेटने लगती है गाना गाते गाते। वो देखने से काफी ज्यादा खुश और रिफ्रेशिंग लग रही थी और तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर श्योपाई का फोन रखा हुआ था। वो ये देखते हुए थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कुछ करने का उसे आइडिया आने लगता है। तभी अपना सीन चेंज होता है। हमें किसी को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया जाता है। हमें पता चलता है ये जियांगसुए है जो अपनी ट्रेनिंग कर रही है, जो देखने में एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रही है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग से ब्रेक लेती है और अपना फोन उठाते हुए मनी मन सोचती है कि श्योपाई भी अभी ट्रेनिंग ही कर रहा होगा। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जिस बंदे को फॉलो कर रखा है उसने एक नई पोस्ट डाली है। जब वो चेक करती है तब हमें पता चलता है कि ये नई पोस्ट एमसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है और उस पोस्ट में एक सेडक्टिव फोटो के साथ लिखा हुआ है, इस लड़की के साथ घर जाने में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शियायुन की लॉन्ग लेग्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। पीएस फर्स्ट डे फॉल इन लव विद सिस्टर शियायुन। और जैसा कि तुम इमेजिन कर ही सकते हो, ये देख के तो उसकी बहन की सटक जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी की तरफ आता है। वो एक बंदे के बारे में हमें बताता है, गाओ जुनवे के बारे में, जो हाथ मुंह धो के उसकी बहन के पीछे पड़ चुका है। इसके स्टार मैप के अंदर पूरे 25 स्लॉट्स हैं। इसका स्टार मैप एक टांग स्वॉर्ड के जैसा है। इसके पास पूरी 2 ब्रॉन्ज स्किल, 3 सिल्वर स्किल और 1 गोल्ड स्टार स्किल है। इसकी स्टार पावर नेबुला स्टेज पे है और बिल्कुल हान जियांगसुए और शियायुन की तरह ये भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। एमसी बताता है कि ये बंदा अभी हाई स्कूल के 3rd ईयर में है और मैं तो बस फर्स्ट ईयर में ही हूँ। मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ पर यहाँ शर्त ये है कि मुझे हाई स्कूल के फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ मिलिट्री परफॉर्मेंस में चैंपियनशिप जीतनी होगी। हमें दिखाते हैं एमसी या मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि स्टार पावर का इफेक्ट ट्रिगर हो चुका है। इस इफेक्ट की वजह से एमसी की स्टार पावर को जमा करने की और रिकवर करने की स्पीड तेज हो जाती है। फिर श्योपाई एकदम से अपनी आंखें खोलता है और उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम अब ब्रेक थ्रू करके स्टारडस्ट लेवल 3 से स्टारडस्ट लेवल 4 पर पहुंच चुके हो। ये देख के तो एमसी खुशी से फूला नहीं समझता और वो मनी मन सोचता है, यस अपग्रेड हो गया, इससे मैं गाओ जुनवे को हराने के लिए एक कदम आगे आ चुका हूँ। तभी उसके पास खाना भी डिलीवर हो जाता है और वो जब टिफिन खोल के देखता है तो वहाँ पर शियायुन का स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मील था। ये देख के एमसी का पूरा मूड बुरा हो जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। पर उसके पास ये खाने के अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं थी और इस मोमेंट पर वो अपनी पिछली जिंदगी के इंस्टेंट नूडल्स को याद कर रहा था। और इसी के पीछे वही ट्रेनर भी था जो एमसी को यहाँ 5 दिनों तक
ट्रेन करने वाला है। वो एमसी को नोटिस करते हुए मनी मन सोचता है मैं इस बंदे को रोज सुबह 4 बजे उठा रहा हूँ, 9 बजे तक ट्रेनिंग करा रहा हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी ये बंदा बिल्कुल भी करा नहीं रहा है, ना ही थका है, हर रोज ट्रेनिंग कर रहा है और इवन ट्रेनिंग को टारगेट लिमिट से भी ज्यादा टाइम तक करता रहता है। एक 16 साल का बच्चा जिसे यहाँ बेसमेंट में बंद कर दिया गया है और इतने शैतानी तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक तो वो पागल हो चुका होता। ये मेरा भी पहली बार है जो मैंने इतना सहनशील बच्चा देखा है। पर खाना खाने के बाद इसका भी मुंह बिगड़ जाता है और वो भी मन ही मन सोचता है कि मैं अब बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। तभी हमारा सीन चेंज होकर किसी फूजा मेंशन की तरफ आता है। यहीं पर ही कोई बंदा चिल्ला रहा है क्या क्या तुम्हें पक्का पता है, क्या तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, वो किसे अपने घर पे लेके आई है और ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है। और हमें पता चलता है ये है शायन के पापा शिया शेंघाई और इसे इतना ज्यादा चिल्लाते देख के इसके पीछे से शायन की मदर ही जेयुन कहती है हस्बैंड क्या हुआ, तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो। तो बताता है ये तुम्हारी प्रीशियस बेटी किसी बॉय को अपने घर लेके आई है। ये देख के तो उसकी मम्मी और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है और वो कहती है क्या वो दोनों प्यार में है, ये तो और भी अच्छी चीज है ना, उस बॉय की पर्सनैलिटी कैसी है और वो दिखता कैसा है। तो उसका फादर कहता है तुमने उसे पहले भी देखा है, जियांग श्याओपाई, वो हान फैमिली का बच्चा। ये देख के तो उसकी मम्मी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी दांत पीसने लग जाती है। एकदम से वो चिल्लाती है शांघाई मैं इस मैरिज के लिए बिल्कुल भी एब्सोल्युटली एग्री नहीं कर सकती। तो शांघाई कहता है मैं कौन सा एग्री करने वाला हूँ, मैं भी इसको बिल्कुल एग्री नहीं करता। फिर सीधा शांघाई अपने एमसी का सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हुए उसकी मदर को दिखा देता है। ये देख के वो बताता है कि वो 4 दिन से घर पे है और हर दिन वो अपनी पोस्ट को रोज अपडेट करते हुए बता रहा है कि कितना वो अपने शायन को प्यार करता है। ये स्पीड देखने के बाद उसकी मदर सीधे इसको धक्का देते हुए बाहर निकालने लग जाती है और वो चिल्लाती है कि जाओ जाके वहां पे देखो ना क्या चल रहा है, अगर कुछ दिन और इंतजार किया तो वहां पे तो बच्चे भी खेलते हुए दिखेंगे तुम्हें। और ये लाइन सुन के तो शांघाई के भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर अपना सीन चेंज होकर शायन के घर पे आता है। इसी के बेसमेंट के अंदर अपना एमसी अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग कर रहा है। उसका इंस्ट्रक्टर इसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है तेज और तेज, इतनी कमजोर स्किल्स के साथ तो अपने दुश्मन को कैसे ही टेक डाउन करोगे। ये सुन के एमसी भी एक जबरदस्त पंच बनाते हुए सीधा इंस्ट्रक्टर के हाथों पे ही रख देता है, पर उसका इंस्ट्रक्टर उसे ब्लॉक तो करता है पर वो भी इसमें फिसलता हुआ दूर जाता है। ये पावर देख के इंस्ट्रक्टर कहता है नॉट बैड, अच्छा किया तुमने। और अपने इंस्ट्रक्टर से खुद की तारीफ सुन के एमसी के मुंह पे भी अब स्माइल आ जाती है। फिर भी वो अपनी फाइटिंग पोजीशन को नहीं तोड़ता और खुश होते हुए मनी मन सोचता है फाइनली मैंने बिना स्टार पावर का यूज किए इसका डिफेंस को तोड़ ही दिया। पर उसकी फाइटिंग पोजीशन मेंटेन होने के बावजूद तो इंस्ट्रक्टर एकदम छलांग लगाते हुए इसका गला ही पकड़ लेता है और हंसते हंसते इससे कहता है तू इसमें सच में बहुत अच्छा है बच्चे, मुझे तेरे अंदर ऐसी स्टाइल चाहिए, अपना मोमेंटम ऐसी बरकरार रख, इससे तू हर चीज में जरूर सक्सेसफुल होगा। तभी एक बूढ़ी मेड इन दोनों को बुलाती है तो यहाँ इंस्ट्रक्टर कहता है आंट जुओ क्या डिनर आज इतना जल्दी तैयार हो गया। तभी उस मेड के पीछे से दरवाजा खुलता है और वहीं से ही शांघाई बाहर आता है और इस बंदे को यहाँ देख के एमसी मनी मन सोचता है ये बंदा तो। तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं। कोई दरवाजे पे आता है, एक मेड जाके दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसे दिखाई देता है मिस्टर सिया, जिसे हम शांघाई बुलाएंगे। शांघाई अंदर आते ही मेड से पूछता है कि यान यान कहाँ है। तो मेड बताती है कि 3 दिन पहले यंग लेडी मिस जियांग सुए के साथ गई है, उन्होंने कहा था कि वो दोबारा किसी स्नो फील्ड में जा रही हैं। ये सुन के शांघाई के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो कहता है ये तो बढ़िया है, वो बच्ची कम से कम सेंसिबल तो है और वो लड़की हान फैमिली की जियांग सुए, उसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, इसे उसी के साथ होना चाहिए। क्या इन दिनों घर में कोई बदलाव आए हैं। ये सुन के मेड कहती है ये 4 दिन पहले एक बच्चा हमारे घर में सेटल हुआ है, हाँ पर मिस्ट्रेस ने उसे सीधा बेसमेंट के अंदर ही डाल दिया, वो तब से ही वहीं पर ही और बाहर नहीं आया। पर ये सुन के तो शांघाई और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो इसके पीछे मुड़ते हुए कहता है हाँ इसने उसे बेसमेंट के अंदर इम्प्रिजन कर रखा है, इलीगल डिटेंशन। बेसमेंट का सुन के उसे अपने एमसी का बचपन का फिगर याद आने लगता है जिसे किसी ने बेसमेंट में बंद कर रखा है और वो मनी मन सोचता है मेरी कीमती बच्ची ने किसी और के बच्चे को अपने ही घर में बंद करके रखा है। भले यहाँ सबको पता है कि जियांग श्याओपाई का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा घटिया है, पर फिर भी आफ्टर ऑल वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। मैरिज के साथ डिसएग्री करना तो एक चीज है, पर तुम ऐसे किसी बच्चे को अब्यूज तो नहीं कर सकते। तभी ये मेड बताती है कि मिस शांघाई यंग लेडी ने उस बच्चे के लिए एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया है, वो दोनों एक साथ बेसमेंट में ही रहते हैं और रोजाना ट्रेनिंग करते हैं। हर दिन जब भी मैं उन दोनों के लिए खाना लेके जाती हूँ तो मुझे वो बच्चा पूरी तरह से पसीनों में नहाया हुआ, लात घूंसों से पिटा हुआ ही मिलता है। ये सुन के तो शांघाई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाता है क्या श्याओपाई ट्रेनिंग। तो मेड कहती है हाँ क्या आप नीचे जाके देखना चाहते हो, वैसे भी अब डिनर का टाइम हो चुका है तो आप भी यहीं रह के डिनर कर लीजिए और अंधेरा होने से पहले उस बच्चे को भी इतने दिनों के बाद सूरज के दर्शन करा देते हैं। तो शांघाई कहता है चलो अब मैं यहाँ आ ही चुका हूँ तो चल के देख ही लेता हूँ वो लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। और वो मनी मन सोचता है कि मुझे अपना इन्फॉर्मर बदलना होगा। उसने बस इतना बताया कि यान यान श्याओपाई को अपने घर लेके आई है, उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर भी लेके आई है। फिर अपना सीन चेंज होकर रियलिटी में आता है जहाँ पर शांघाई इन लोगों को देखते हुए कहता है क्या ये लोग तो सच में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इधर अपना एमसी इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज खंगालते हुए इनसे कहता है अंकल शिया। तो शांघाई कहता है कि हमें मिले ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगा था कि शांघाई को मैं अब भी याद हूँ, ऊपर आ जाओ और थोड़ा आराम कर लो, इन सालों में अंकल ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया है, ये तो अंकल की गलती है। तो अपना एमसी सर खुजाते हुए कहता है अरे नहीं अंकल शिया आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। और वो
मनी मन सोच रहा था कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की इनरिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को देखते हुए ये लोग तो सच में बहुत अच्छे हैं जो इन्होंने मेरे साथ साथ जियांग शुए को नहीं जोड़ा और शाओयुन को उसके साथ ही रहने दिया। तो अब सूरज ढल चुका है और ये लोग अपने बेसमेंट से भी बाहर आ चुके हैं। इंस्ट्रक्टर बढ़िया अंगड़ाइयां लेते हुए चिल्लाता है, वूहू, ये सूरज तो सच में इंडेफिनेटली ब्यूटीफुल है, मुझे तो आज बारबेक्यू खाना ही होगा। वो बगल में कह देता है कि मैं बारबेक्यू खाने जा रहा हूँ तो मेरे लिए खाना मत बनाना घर पे। दूसरी तरफ अपने एमसी की भी आंखें चमक रही होती हैं कुछ चीजों को देख के और वो कहता है बीबीक्यू। हमें दिखाते हैं वो अपने अंकल के साथ सड़क पे आया था और वहाँ पे वो बारबेक्यू को देख के बिल्कुल लार टपकाने लगता है। ये देख के उसका अंकल भी इसकी तरफ घूरने लगता है पर अंत में वो इससे बीबीक्यू दिला ही देता है और श्याओपाई पूरे मजे में सबका स्वाद लेते हुए मुंह भर के सब कुछ खाने लगता है। एक ड्रिंक पीते हुए उसका अंकल भी ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो कहता है, तुम्हें इतना बदला हुआ देख के तुम्हारे अंकल काफी ज्यादा खुश हैं। आई थिंक अगर ये तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो भी काफी ज्यादा खुश होंगे। ये सुन के एमसी सोचता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के पेरेंट्स ये इतने सालों से मिसिंग है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के पास भी उनकी काफी कमी मेमोरीज हैं। फिर एमसी पूछता है, अंकल जिया, जो भी लोग दूसरे डायमेंशन में खो जाते हैं क्या यहाँ कोई चांस है उनके वापस आने का? तो अंकल जिया कहता है, क्या पता, ये गेट्स जो अदर डायमेंशन तक पहुंचा देते हैं ये खुद में ही एक मिस्ट्री है। इस दुनिया में काफी सारी अनजानी चीजें हैं जो हमारे द्वारा एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रही हैं और तुम्हारे पेरेंट्स तो पायनियर कॉर्प्स के पार्ट हैं, उन्हें तो ऐसे ही मिशंस करने के लिए स्पेशलाइज किया जाता है। तुम अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखो, वो ठीक ही होंगे। क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर अक्सर डायमेंशनल गेट्स ओपन होते रहते हैं, इसीलिए इस एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस और इसके अंदर के क्रिएचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए यहाँ एक पायनियर कॉर्प्स नाम की टीम स्टेबलिश्ड की गई। इस टीम के अंदर मिलिट्री फोर्सेस के कुछ लोग थे और फॉरेन कंट्रीज के कुछ पकड़े गए सोल्जर्स जिन्हें फोर्सफुली इसके अंदर डाल दिया गया। एक बार जैसे ही यहाँ डायमेंशनल गेट्स अपीयर होंगे तो ये लोग तुरंत उस गेट में जाके उसके अंदर के खतरों का सामना करेंगे। इन गेट्स के अंदर टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के अलावा बहुत सारे जरूरी रिसोर्सेस भी थे, जैसे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस, कई सारे जरूरी ऑर्गेनिज्म और भी ऐसे रिसोर्सेस जो इंसानों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं, पर उन्हें ढूंढना अब भी बाकी है। इन गेट्स के अंदर के क्रिएचर्स ऑर्क्स से भी ज्यादा बड़े बड़े और जंगली होते हैं और इसके अंदर का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है जिसे नॉर्मल इंसान झेल भी नहीं सकता। क्या इंसानों के पास इतनी एबिलिटी है जो वो इसे डेवलप कर सके? क्या इन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ही इकलौता ऑप्शन है? एग्जाम्पल के लिए थोड़े समय पहले ही तुमने जो स्नो फील्ड्स के अंदर विजिट किया था उसका डायमेंशन जब अपीयर हुआ था तब काउंटलेस पायनियर्स ने अपना खून पसीना और इवन अपनी जिंदगी गवा के उसके बारे में जानकारी निकाली, तब जाके ऑफिशियली वहां पर डेवलपमेंट शुरू हुआ और अब वो जगह ऐसी है जहां पर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स भी विजिट कर पा रहे हैं। पायनियर कॉर्प्स सबसे ज्यादा डेंजरस टीम भी है और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टीम भी है और तुम्हारे पेरेंट्स भी उन्हीं में से एक हैं। अब अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल बनाओ बच्चे और अपने भविष्य के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करो। तभी अपना एमसी पूछता है कि अंकल जिया, वो कौन सा अल्टरनेट डायमेंशन है जहां पर मेरे पेरेंट्स गायब हुए थे? ये सुन के तो अंकल जिया के भी पसीने छूटने लगते हैं और इसकी तरफ देखते हुए वो बताते हैं कि तुम अभी वहां नहीं जा सकते, पर तुम्हें मैं उसका नाम बता सकता हूँ, ड्रैगन केव। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अभी यहाँ जाने के बारे में तो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। अपना बेस्ट दो और ताकतवर बनने के लिए, और एक दिन मैं भी वहाँ एक्सप्लोरेशन करने के लिए जाने वाला हूँ। फिर वो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं पर अपने एमसी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुसती है, ड्रैगन केव। फिर थोड़ी देर बकवास करने के बाद अंकल जिया भी करते हुए शांत होते हैं। फिर एमसी से पूछते हैं कि अब तुम 2 दिन के बाद स्कूल जाने वाले हो, है ना? तो एमसी बताता है, हाँ, शाओयुन ने बोला है कि वो परसों मुझे स्कूल लेके जाने वाली है और मुझे स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बस एक ही हफ्ता मिला और उसमें भी मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। तो अंकल जिया कहता है कि ये शाओयुन तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, उसे तुम्हारी ट्रेनिंग को थोड़ा मॉडरेट रखना चाहिए था। तो एमसी उसे डिफेंड करते हुए कहता है, अरे नहीं, शाओयुन तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती है और ये इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के लिए तो मैंने ही उससे कहा था। ये सुन के अंकल जिया का चेहरा उतर जाता है और वो मनी मन सोचता है कि मैंने तो शाओयुन की बस थोड़ी सी बुराई की थी और ये बच्चा ऐसे उसे डिफेंड करने लगा। फिर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब अंकल तुम्हारे मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। पर श्याओपाई, ये सब कुछ पढ़ाई तक ही सीमित रहना चाहिए, ये लव अफेयर्स को अभी के लिए होल्ड पे रखो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पर ये सुन के अपना एमसी कंफ्यूज जाता है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो डायरेक्टली कहता है कि अंकल जी आप क्या बातें कर रहे हो, क्या प्यार में पढ़ने वाले मैटर्स? ये सुन के अंकल जी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है पर मनी मन उसके दिमाग में ज्वालामुखी खोल रहे थे, क्योंकि हर दिन जब भी अपना एमसी व्लॉगिंग चैनल पे पोस्ट डालता तो उसका खून खोलने लगता, क्योंकि वहां पे पोस्ट में उसी की बेटी थी। पर अब वो भी झेलना नहीं चाहता, इसीलिए वो तुरंत इसकी तरफ उंगली करते हुए चिल्लाता है, शाओपाई अब भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे व्लॉग चैनल पे हर दिन से पोस्ट डाल रही है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे करते हुए अपने और शाओयुन के बीच
उसके अफेक्शन के बारे में सब कुछ कन्फेस किए जा रहे हो, तो अब कुछ ज्यादा ही नोटी नहीं होते जा रहे हो। तो ये सुन के तो अपने एमसी का सर ही घूमने लग जाता है, पर फिर भी वो कहता है कि शाओपाई बिल्कुल भी नोटी नहीं हो रहा है, ये सच में मेरा ही चैनल है। पर ट्रेनिंग के पहले दिन से ही शयून ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया है। पिछले 4 दिनों से तो मैंने अपना फोन की शकल भी नहीं देखी। ये सुन के अंकल जी अभी चिल्लाता है क्या। इसी के साथ अपना सीन चेंज होता है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जो है अपने एमसी के ट्रेनिंग का डे 5। यहाँ अपना एमसी अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से स्टार पावर को एब्जॉर्व किया जा रहा है और वो मनी मन सोच रहा है मेरे स्टार पावर का लेवल स्टारडस्ट लेवल 4 पे ही अटक चुका है और इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर 5 लेवल्स के बाद एक छोटी सी बोटल नेक आ जाती है। तो अब अपने सारे बेनिफिट्स का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए मुझे अपने स्किल पॉइंट्स को बचा के रखना होगा जब तक मैं अपनी बोटल नेक को क्रॉस नहीं कर जाता। तभी सामने से उसका ट्रेनर आके चिल्लाता है, बच्चे तेरी ट्रेनिंग का टाइम अब खत्म हो गया है, मैं अब अपने दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहा हूँ, सो गुड बाय। तो अपना एमसी भी कह देता है गुड बाय बर्दल्ली। पर जब वो बगल में देखता है तो उसको एक छोटा सा शौक लगता है, क्योंकि उसी के सामने उसी की बहन हंग जियांगशुए खड़ी थी, जो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इसी को निहार रही थी। तभी एमसी पूछता है कि तुम स्नोफील्ड से वापस आ गई। तो ये लड़की भी हाँ करती है और इसकी तरफ कुछ पर्ल्स को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि ये लो, ये व्हाइट घोस्ट विच की स्टार बीड्स हैं। ये सुन के अपना एमसी पर्ल्स काउंट करते हुए कहता है क्या 1 2 3 4, हे भगवान। और वो मनी मत सोच रहा था क्या इसने स्नोफील्ड्स की सारी व्हाइट घोस्ट विचेस को खत्म कर दिया। पर शाओपाई को इतना सरप्राइज देख के हांशुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है क्या हुआ, इतनी काफी नहीं है? अगर इतनी काफी नहीं है तो हम और भी ढूंढ सकते हैं। ये सुन के अपना एमसी बस शर्माते हुए उसको देखता ही रह जाता है। तो इसने इतना सब कुछ मेरे लिए व्हाइट घोस्ट विचेस की पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए किया, इसीलिए वो दोबारा स्नोफील्ड्स में गई थी। वो तो बस अपनी बचकानी चमकती हुई आंखों के साथ इसको देखते हुए कहता है हाँ जियांगशुए। फिर एकदम से उसको जाके गले लगा लेता है, जो देख के उसकी बहन भी शर्माने लग जाती है और वो अपनी शकल 2 लार्ज संतरों से टिकाते हुए कहता है थैंक यू। इधर उसकी बहन उसको पीछे हटाते हुए कहती है शाओपाई तुम्हें मुझे कभी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, हाँ पर पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो कि वो व्लॉग्स पे तुम कैसी कैसी पोस्ट डाल रहे हो। ये सुन के अपना एमसी कहता है हाँ। तभी जियांगशुए अपना फोन निकाल के इसको सारे व्लॉग्स दिखा देती है, जो सुन के अपना एमसी कांपने लग जाता है और मनी मन सोचता है ये लड़की शयून। अब कोई शक नहीं अंकल जी मुझे ऐसे डांट रहे थे। तभी एकदम से वो जोर से चिल्लाता है कि ये मैंने सेंड नहीं किए, उस लड़की ने तो शुरुआत से ही मुझसे मेरा फोन छीन लिया है और ये सर्कल्स ये बिल्कुल एआई सा नहीं लग रहा तुमको, ये कितनी फेक इमेज है। तो वो बगल में शयून की तरफ देखता है जो आराम से गाने गा रही थी, वो इसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये औरत हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है, जरूर स्नोफील्ड्स पे से पहले इसने सारी पोस्ट कर दी होंगी और उनके अंदर टाइमर लगा दिया। ये सुन के तो जियांगशुए भी अपना सर झुका के एक गहरी सांस भरती है और कहती है हाँ समझ गई, मुझे लगा ही था कि ये तुम तो नहीं हो सकते। और अब व्हाइट घोस्ट विचेस की स्टार कोर को एब्जॉर्व करके देखो क्या तुम्हारी स्किल सिल्वर ग्रेड पे अपग्रेड होती है, जो सुन के अपना एमसी भी हाँ कर देता है। फिर एक नोटिफिकेशन में हमें एमसी की ब्लेसिंग और बेट दोनों स्किल्स को दिखाते हैं, जहां पर इन्हें सिल्वर टीयर में अपग्रेड करने के लिए सिमिलर टाइप की 10 कोड्स को एब्जॉर्व करना होगा और एमसी 10 में से 4 एब्जॉर्व कर चुका है, जहां वो बताता है कि 2 तो उसे उस मरे हुए मेडिसिनल अवेकनर के पास से मिल गई थी, बाकी 2 व्हाइट घोस्ट विचेस को मारने से मिल गई थी। फिर वो अपने सिस्टर के लाए हुए बैग के अंदर से और एक कोर को निकालता और उसे क्रश करते हुए एब्जॉर्व कर लेता है। इससे उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 व्हाइट घोस्ट विचेस की कोर्स को एब्जॉर्व कर लिया है और वो कहता है अब ये सही टाइम आ चुका है, तब से मैंने अपने 2 स्किल पॉइंट्स को बचा के रखा था तो अब उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ब्लेसिंग और बेट दोनों स्किल्स को अपग्रेड करने की कंडीशन पूरी हो चुकी है, तुम्हारी ये दोनों ही स्किल ब्रॉन्ज टीयर से सिल्वर टीयर पर पहुंच चुकी है। तभी रियलिटी में शायून एक्साइटेड होते हुए एमसी से पूछती है कैसा रहा। तो एमसी एक शैतानी स्माइल देते हुए कहता है दोनों चुटकी बजाते हुए कहता है खुद ही देख लो और अगले पल वो इसी के ऊपर ब्लेसिंग कास्ट कर देता है। स्किल यूज होते ही आसपास का एनवायरनमेंट बदलने सा लगता है, एकदम से शायून का माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसका फोकस खत्म होने लग जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ने लग जाता है और एकदम से उसे लगता है कि वो अचानक से कहीं और ही जाके टेलीपोर्ट हो गई है। वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने बढ़िया गर्म समुद्र और सामने से बहुत ही हल्की हल्की गर्म हवाएं चल रही थी। वो इस फीलिंग को साफ साफ इंजॉय कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एकदम से उसकी सारी थकान गायब ही हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो लंबे समय से एक बीच पार्टी को इंजॉय कर रही है। ये वार्म रिलैक्सिंग फीलिंग, उसका पूरा शरीर काफी ज्यादा वार्म कंफर्टेबल और काफी ज्यादा कूल महसूस कर रहा था। रियलिटी में भी वो ऐसी सेडक्टिव आवाजें निकालते हुए कहती है कि तो ये है सिल्वर लेवल की ब्लेसिंग। ये हरकतें देख के जियांगशुए गहरी सांस भरते हुए हमसे कहती है हाँ तू फिर से नोटी हरकतें करने लगा। शाओपाई अपना सर खुजाते हुए कहता है मैं तो बस इफेक्ट चेक कर रहा था। तभी अपना सीन चेंज होता है, हमें किसी बिंगचेंग हाई स्कूल को दिखाया जाता है और अब दोनों सुंदरियां एमसी को स्कूल छोड़ने के लिए आ चुकी हैं और जियांगशुए बताती है इस जियांगबिंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के अंदर सिर्फ हमारे जैसे अवेकनर्स ही नहीं है बल्कि यहाँ कई सारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी हैं, तो सावधान रहना और किसी क्लासमेट के साथ फाइट मत करना। तो शायून हंसते हुए बताती है कि जब से शाओपाई थोड़ा सेंसिबल हुआ है तब से तुम कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हो। फिर वो खुद भी एमसी को बाय बाय करते हुए कहती है जा चुहे खुद को चेक इन करा ले, तेरी सिस्टर्स 3rd ईयर में तेरा इंतजार कर रही हैं। पर अपना एमसी से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ हाँ पता है। तभी हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने लाइन लगा के रखी है। इधर अब स्कूल आने के बाद एमसी सोचता है कि इस दुनिया में आने पे मुझे सबसे पहले तो स्नो
फील्ड में सर्वाइव करना पड़ा और उसके बाद अब मुझे वापस स्कूल की तैयारी करनी पड़ रही है, जहाँ पर मुझे अपने ग्रेड्स को स्किप करके सीधा हाई स्कूल में जाना है। मैं तो अपनी पिछली जिंदगी में भी कई सालों से स्कूल नहीं गया था और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी हॉरर हाई स्कूल वाले गेम में आ चुका हूँ, और वो भी नाइटमेयर डिफिकल्टी के साथ। क्या मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर इनकारनेट नहीं हो सकता था? जल्द ही वो एडमिशन ऑफिस में आ जाता है। वहीं पर एक टीचर एमसी की फाइल पढ़ते हुए कहता है, शाओपाई, और तुम्हारे पास 9 स्लॉट्स हैं। मैंने सुना कि तुमने अपनी रजिस्ट्रेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग मिस कर दी क्योंकि तुम स्नोफील्ड्स के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। जो सुन के अपना शाओपाई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ। ये सुन के टीचर इसको नीची नजरों से देखते हुए सोचता है, हाँ, ये शायद मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करना चाहता होगा, इसीलिए यहाँ पे स्नोफील्ड का बहाना बना रहा है। आजकल के बच्चे तो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा स्मूथली झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे अपना स्टार सर्कल तो दिखाओ। ये सुन के अपना एमसी हंसते हुए ओके कहता है, फिर एकदम से चुटकी बजा के अपने पीछे अपने स्टार सर्कल को ओपन कर लेता है। और एमसी का स्टार सर्कल देख के तो ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एकदम से हैरानी से उठते हुए चिल्लाता है, व्हाट, 3 स्टार स्किल्स, और इनके ऊपर शब्दों में क्या लिखा है, ब्लेसिंग, ग्रीन मैंगो और बेल। टीचर एकदम से खड़ा होता है और हैरानी से चिल्लाता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है? ब्लेसिंग और ग्रीन मैंगो दोनों ही ब्रॉन्ज क्वालिटी की स्किल्स हैं और तुमने 3 स्टार स्किल्स को एब्सॉर्व कैसे किया? ये सुन के अपना एमसी भी थोड़ा नर्वस होने लगता है और फिर वो कहता है कि ये वाली स्टार कोर्स मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ के गए थे। और एमसी मनी मन सोच रहा था कि हां जियांगसुए ने पहले ही मुझे इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ऐसे कोई सवाल आए तो तुरंत ही सब कुछ अपने पेरेंट्स पे थोप देना। इधर एमसी की बात सुन के टीचर उसका सरनेम देखता है, जियांग। तो अपना एमसी बताता है, मेरे पेरेंट्स 3 साल पहले एक मिशन पे गायब हो गए थे और अब उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो टीचर पूछता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए स्नोफील्ड्स पे कौन लेके गया? तो अपना एमसी बताता है कि हां जियांगसुए, मेरी सिस्टर। हां जियांगसुए का नाम सुनते ही यहाँ टीचर के सारे हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहता है, ओ तुम हां जियांगसुए के छोटे भाई हो, अब कोई शक नहीं, हान फैमिली हो, पायनियर टीम की, अब तुम लोगों ने अपनी मदर का सरनेम ले लिया है। और इधर टीचर मनी मन सोच रहा था कि क्या शर्म की बात है, इस बच्चे के पास बस 9 स्टार स्लॉट्स हैं पर इसने इतने लो पोटेंशियल होने के बावजूद 3 सिल्वर क्वालिटी की स्किल्स को एब्जॉर्व कर लिया, जिसमें से 2 हीलिंग टाइप हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये फ्यूचर स्टेजेस में ज्यादा ग्रो कर पाएगा कि नहीं, पर इसकी अभी के हालात देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर रहने वाला है। और यहाँ टीचर ने ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि फ्यूचर में एमसी को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए और ज्यादा स्टार स्किल्स की जरूरत पड़ती, पर अपने एमसी के पास तो बस 9 स्लॉट्स हैं, पर यहाँ एमसी के पास 3 स्किल्स हैं और वो भी सिल्वर ग्रेड की। यहाँ पर अगर किसी के पास 2 ब्रॉन्ज ग्रेड की स्किल भी हो तो भी अच्छा ही माना जाता है, पर यहाँ 3 सिल्वर ग्रेड की स्किल है इसके पास। और हीलिंग टाइप की स्किल्स तो और भी ज्यादा रेयर मानी जाती हैं और उसके पास 2 सिल्वर टियर की हीलिंग स्किल्स हैं, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर टीचर एमसी को कहता है कि मुझे फॉलो करो और एमसी उसको फॉलो करने लगता है। और अब ये लोग ऐसे ही चलते चलते एक ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। इनको देख के सामने से एक लड़की चिल्लाती है, वहां पर देखो, लगता है एक हैंडसम लिटिल ब्रदर हमें ज्वाइन करने वाला है। ये सुन के एक लड़की जो पहले ट्रेनिंग करते करते बहुत ज्यादा पसीना बहा रही थी, वो कहती है, कहां पर, किधर है वो? और यहाँ इस लड़की का नाम है एलिना। ये भी इसी बाइचिंग हाई स्कूल की लड़की है और ये क्लास 1 और 2 की अवेकनर है। क्लास 1 और 2 क्या होता है इसके बारे में हमें अभी पता नहीं चला है, तो शायद बाद में पता चल जाए। उसी के बगल में एक और लूका नाम की लड़की एमसी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखो वहाँ पर कोच के साथ बात कर रहा है। ये लूका और अलीना दोनों ही इसी स्कूल की हैं और सेम क्लास की हैं। लूका बताती है कि वहाँ पर देख अपने ट्रेनिंग कैंप के पास, क्या ये वही क्लास 2 प्रोटेजी है जिसने खुद से ट्रेन करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग से भी लीव ले ली थी? और इधर ये कोच एमसी को देखते हुए कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा था कि तुम क्लास 2 के स्टूडेंट हो। और हमें दिखाते हैं यहाँ पर कोच ब्रदर ली ही थे और इसे देख के एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है, ब्रदर ली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी पीछे से टीचर कहता है, ऑफिशियल लेडोन, क्या आप इसे जानते हो? तो ब्रदर लू कहता है कि मैं इस बच्चे को पिछले कुछ दिनों से ट्रेन कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि ये इत्तेफाक से अपने स्कूल में आएगा। और यहाँ पर डायरेक्टर गाओ ने बोला है कि यहाँ के ओरिजिनल इंस्ट्रक्टर को यहाँ आने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो अर्जेंटली मुझे इस क्लास को लेना पड़ेगा। ये सुन के एमसी कहता है, ओ तो ऐसा है। फिर ट्रेनर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है शाओपाई, अब टीम में आ जाओ इधर। फिर यहाँ सभी लोग तो वैसे ही एमसी को घूर रहे थे, तभी एक बंदा एमसी के पास आते हुए कहता है, हेलो क्लासमेट, मेरा नाम लू बुफांग है, मैं क्लास 2 का कम्युनिकेशन मॉनिटर हूँ, अगर तुम्हें यहाँ के बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो तुम। जो सुन के एमसी भी हिचकिचाते हुए कह देता है कि हाँ मेरा नाम जियांग जाओंग शाओपाई है। तो वो बुफांग और भी हंसते खिलखिलाते हुए कहता है कि वेलकम टू क्लास 2, तुम्हारे पास काफी सारे स्टार स्लॉट्स होंगे ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइटिंग, हीलिंग या कौन सा? मेरे पास 19 स्टार स्लॉट्स हैं और तुम्हारे? तो एमसी काफी ज्यादा नर्वस होते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे जितने स्टार स्लॉट्स हैं उसके आधे हैं। तो वो बंदा कहता है, आधे क्या, 9? तो अपना एमसी कहता है हाँ। ये सुन के पीछे से एक स्टूडेंट खिलखिलाते हुए हंसने लगता है और एमसी को देखते हुए चिल्लाता है, मुझे तो लगा था ये कोई इनविंसिबल कैरेक्टर है, ये क्लास 2 में यहाँ रिक्रूट हुआ है और इसने मिलिट्री ट्रेनिंग को भी स्किप कर दिया। ये 9 स्टार स्लॉट्स के साथ कचरे की तरह फील कर रहा होगा, इसलिए इसने सब कुछ स्किप कर दिया। क्या क्लास 2 के अंदर कोई पीछे का दरवाजा भी है जहाँ से ये घुसाया? ये ताने सुन के एमसी गुस्से में इसको घूरने लगता है। ये सुन के चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सभी लोगों का ध्यान अब इन लोगों के ऊपर आ जाता है। लूका एलिना से कहती है, क्रैप, क्या ये लोग अब फाइट करने वाले हैं यहाँ? तभी मॉनिटर इन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, चूंकि
क्योंकि स्कूल ने इसे हमारी क्लास में रखा है तो इसका मतलब कि उन्होंने इसका टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसके पास जरूर कोई एबिलिटीज होंगी, क्योंकि ये हमारा लास्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट है हमारी क्लास का, तो ज्यादा आप एंग्री मत हो। तो ये बंदा एक चीक की स्मेल के साथ कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। 8 क्लासेस के बच्चे इसके आने का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग ये देखना चाहते थे कि क्लास 2 का आखिरी स्पॉट किसके पास है, और रिजल्ट क्या आया, एक 9 स्टार स्लॉट्स वाला। ये सुन के अपना एमसी कहता है, ओह मेरे पास भले ही बहुत ही ज्यादा कम स्टार स्लॉट्स हैं, पर मैं एक मेडिसिनल टाइप अवेकनर हूँ, इसीलिए शायद मुझे क्लास 2 के अंदर रिक्रूट किया गया है। मेडिसिनल डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी लोगों का मुंह खुले को खुले ही रह जाते हैं। सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ के एमसी को देखने लगते हैं। बुफांग एक झटके के साथ पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम एक मेडिसिनल डिपार्टमेंट से हो? तो एमसी हाँ करता है। फिर सामने उसी स्कार वाले स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो हम अभी एकेडमिक अफेयर ऑफिस में जाके प्लेसमेंट का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। ये सुन के ये बंदा एकदम से गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है और पीछे हटने लगता है, और मनी मन एमसी की तरफ गुस्सा करते हुए सोचता है कि इसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मेडिसिनल डिपार्टमेंट से है। यहाँ सबके सामने मैं अब यहाँ बुरा बन रहा हूँ। क्या चूतिया जैसे लोग हैं यार ये, अगर इनको दूसरे के सामने बुरा नहीं बनना है तो अपनी जहरीली जुबान खोलते ही क्यों हो। पीछे से लुका एकदम से जोर से चिल्लाती है, मेडिसिनल टाइप अवेकनर। ये सुन के ये बंदा एकदम से फ्रीक आउट करने लग जाता है। तो लुका एकदम से अपना मुंह बंद करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, ज्यादा ही जोर से बोल दिया। फिर एकदम से वो खुशी से एलिना की तरफ मुड़ते हुए चिल्लाती है, ना फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल में यहाँ 8 क्लासेस हैं और ये बंदा इकलौता मेडिसिनल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, और एक्चुअली ये बंदा अपनी क्लास में है। ये सुन के एलिना कहती है, हाँ धीरे धीरे सुनाई दे रहा है मुझे। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ ट्रेनर की सीटी की आवाज आती है और सामने से वो चिल्लाता है, ठीक है तो आज की ट्रेनिंग के लिए बस इतना ही, एवरीवन डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब दफा हो जाओ। मजाक कर रहा था। पर ट्रेनर की आवाज सुन के सभी लोग यहाँ से चलने लगते हैं, जिनके अंदर अपना एमसी भी था, और वो बताता है यहाँ इस बेंचिंग हाई स्कूल के अंदर ऑर्डिनरी लोगों की क्लासेस को छोड़ के अवेकनर की क्लासेस के अंदर यहाँ और भी स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशली अवेकनिंग टीम्स के लिए। यहाँ हर ग्रेड के अंदर 8 क्लासेस हैं, और यहाँ स्कूल स्टूडेंट्स की असेसमेंट करता है और फिर उन्हें इन्हीं 8 में से एक क्लास के अंदर डालता है। यहाँ स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, तो सारी क्लासेस ऑलरेडी फुल हैं, तो इसीलिए मैं सेकंड क्लास के अंदर ही आ पाया। मिलिट्री ट्रेनिंग 3 दिन में ही खत्म हो जाएगी। अगर मुझे अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे अपनी आइडेंटिटी सबको दिखानी होगी। अगली सुबह एमसी 4 बजे उठ के ही अब ट्रेनिंग पे लग चुका है। लुका पीछे से चक्कर काटते हुए चिल्लाती है, ना ना मेरे इंतजार करो, हमें सुबह सुबह मुर्गों से भी पहले क्यों उठना पड़ता है, और उसके बाद अपनी ये इंटेंस ट्रेनिंग, अब तो मेरी बॉडी जवाब देने लगी है, ये तो प्योर टॉर्चर है। तो अलीना कहती है कि दिन की प्लानिंग मॉर्निंग में ही होती है, तो क्यों ना एक्सरसाइज करके इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर हम हार्डवर्क करना छोड़ देंगे तो बाकी लोग हमें सरपास कर जाएंगे। तो पीछे से लुका थकी हारी अपने आप को आगे खींचते हुए अपनी हफ्ती आवाज में कहती है, कोई हमें सरपास कर जाएगा इसके बारे में सोचने का भी क्या ही पॉइंट है, हम दोनों अकेले हैं इस पूरे ट्रैक के अंदर, ये तो इम्पॉसिबल है कोई हमसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो। और अगले ही पल वो अपने मुंह के बल गिरती है और कहती है कि मैं तो अपनी स्लीपिंग पार्टी में जा रही हूँ। फिर वो एकदम से उठ के रोने लग जाती है और कहती है कि मैं एक अवेकन्ड एल्डर कब से बन गई, मैं तो बस एक छोटी सी सॉल्टेड फेस हूँ जो बस कॉमिक्स ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो वो अपनी आंखों पे आंसू लिए सामने की तरफ देखती है, तो वहां पर उसकी दोस्त उस पर ध्यान भी नहीं दे रही थी, वो पहले आगे निकल चुकी थी। पर उसी के बगल में अपना एमसी टॉवल से अपना पसीना पोंछ रहा था। ये देख के लुका का चेहरा उतर जाता है और वो कहती है, क्या यहाँ कोई हमसे भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तभी सामने से कोई एमसी को आवाज लगाता है, क्लासमेट, व्हाइट बालों वाले क्लासमेट। हमें दिखाते हैं ये है लुका, जो अपने आप को पोंछ पाछ के एमसी की तरफ आती है और एकदम चीयरफुल स्माइल के साथ कहती है, हेलो मेरा नाम लुका है और मैं तुम्हारी वाली क्लास में हूँ। तो एमसी भी अपने आप को खुशी से इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम श्योपाई है। तो लुका चिपकू एकदम से एमसी का हाथ पकड़ के हाथ मिलाने लग जाती है। ये देख के एमसी एकदम से हैरान हो जाता है। फिर एकदम से लुका पूरी उम्मीदों के साथ कहती है, क्लासमेट श्योपाई, क्या तुमने अभी कोई अपने लिए टीम ढूंढी है? अगर नहीं ढूंढी है तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? हमारी टीम के अंदर टैंक्स और डीपीएस वाले भी मेंबर्स हैं। टीम का कॉन्फ़िगरेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है, हम डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पर इसका इतना उत्साह देख के एमसी सदमे में था और उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी इस लड़की के पीछे से कोई इसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है, लुका। ये सुन के लड़की घबराने लग जाती है और हमें दिखाते हैं पीछे से एलिना आ चुकी है और वो एमसी से कहती है, हेलो क्लासमेट श्योपाई, मेरा नाम एलिना है और मैं भी क्लास 2 में ही हूँ। ये लड़की हमेशा ही फालतूगिरी करती रहती है, तो इसे सीरियसली मत लो। और हाँ, हमारी टीम में 2 और लड़के हैं, एल्डर ब्रदर जूनू और लिटिल ब्रदर जूबू। दोनों ही पीछे से एमसी को हाय कर रहे थे। ये देख के एमसी सोचता है, 4 लोग, एक स्टैंडर्ड टीम के अंदर 4 ही लोग होते हैं। तो एमसी कहता है, हाँ थैंक यू इन्विटेशन के लिए, पर तुम्हारी टीम तो फुली लग रही है। ये देख के सभी लोग ही चुप रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस ईयर का इकलौता मेडिसिनल टाइप स्टूडेंट इन लोगों को ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा। तभी लुका हंसते हुए बताती है कि ये तो बहुत ही छोटा सा इशू है, मैं इस टीम के अंदर रिप्लेसमेंट मतलब सब मेंबर बन जाऊंगी। ऑनेस्टली बोलूं तो मैं तो इस टीम के अंदर बस एक्सेसरी हूँ, जो बस फाइटिंग के दौरान वाओ बहुत अच्छे ऐसे ही करके सबको चीयर अप करती है। एलिना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं बस इसके साथ चिपकी हुई हूँ।
हूँ, ये टीम तो बस इत्तेफाक से ही बनी है। और ये दोनों भाई फ्रेशमैन क्लास के अंदर टॉप स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग इनकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं तो बस यूजलेस हूँ, तो मैं बस इनकी टीम को नीचे नहीं गिराना चाहती। ये सुन के यहाँ सभी लोग ही इसको रोकने लग जाते हैं और इसको अपनी टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताने लगते हैं। तो लड़के हंसते हुए कहती है, हाँ शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। एलिना कहती है कि ये शायद बस ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहती। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको फोर्स मत करो। और ये सब देख के अपना एमसी मनीमान सोचता है, दिन में मैंने भी इन लोगों को ऑब्जर्व किया था, इन दोनों ट्विंस की एबिलिटी क्लास 2 के अंदर बेस्ट है। अगर मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम को ज्वाइन कर लूं तो ये सच में बहुत अच्छा होगा। तभी सामने से जूनू कहता है, क्लासमेट मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो तो क्या तुम बता सकते हो कि क्या तुमने अभी तक कोई मेडिसिनल स्टार स्किल को एब्जॉर्व किया भी है कि नहीं। तो जूवू इसे कोनी मारते हुए कहता है कि ब्रदर तुम तो कितने अनकाइंड हो, अगर तुम्हें लोगों को रिक्रूट करना है तो पहले खुद को तो इंट्रोड्यूस करो। मैं और मेरा भाई दोनों के ही पास फिस्ट सेफ का स्टार चार्ट है। दोनों के पास 20 स्टार स्लॉट्स हैं, जिनमें से 2 फिलअप हैं, मतलब कि 2 स्किल्स हैं। दोनों ही ब्राउन्स क्वालिटी की एजुरे एज और इंड्योरेंस। इसको इतने अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करते देख के एलिना भी एक स्माइल देती है। फिर वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है, मेरे स्टार मैप में 200 स्टाफ है, 21 स्टार स्लॉट्स हैं, जिनके अंदर 4 स्टार स्किल्स हैं, चारों ही ब्राउन्स क्वालिटी की हैं। और मेरी स्टार स्किल्स का नाम है ग्रीन लाइट, इंड्योरेंस, फ्लेम आर्क और एक्सप्लोसिव फ्लेम। ये सुन के एमसी मनीमन सोचता है कि जियांग शुए और शाओइन जैसे मॉन्स्टर्स टैलेंट सच में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। अवेकंड लोगों के अंदर 20-21 स्टार स्लॉट्स तो ऑलरेडी अपर मिडिल क्लास माना जाता है। फिर श्योपाई खुद को भी इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरे पास बस 9 स्टार स्लॉट्स हैं। और रही बात स्किल्स की, तो इनके अंदर है सिल्वर क्वालिटी की ब्लेसिंग, ग्रीन मैंगो और बेल। ये सुन के जूनू सोचते हुए बताता है, ब्लेसिंग और बेल दोनों ही हीलिंग स्टार स्किल्स हैं, अमेजिंग। पर तभी उसका रिएक्शन एकदम से बदल जाता है। वो हैरान होते हुए एकदम से चिल्लाता है, एक मिनट, तुमने अपनी स्किल्स की क्वालिटी क्या बताई। तो अपना एमसी बताता है सिल्वर क्वालिटी। ये सुन के तो मानो इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ी गिर गया हो, इन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है, मुंह के अंदर तो मानो हाथी घुस जाए। सब एक साथ चिल्लाता है, क्या सिल्वर क्वालिटी। इनकी जोरदार चीख की वजह से एमसी भी कान बंद करने लग जाता है और वो चिल्लाता है, मेरे तो कान फटने ही वाले हैं, ये लोग ऐसे चिल्लाते क्यों हैं। पर तभी उसे एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है, जिसकी वजह से वो झटके से अपनी आंखें खोलता है और हमें दिखाते हैं यहाँ सभी लोग एमसी से चिपकने लग जाते हैं। एक बंदा तो एमसी के पैर पकड़ने लगता है। सभी लोग चिल्लाते हैं, वाओ ब्रदर श्योपाई प्लीज हमारी टीम को कैरी करो। इनकी इतनी एक्साइटमेंट के बाद अपना एमसी कहता है, हम प्लीज मुझे श्योपाई ही बुलाओ। फिर एमसी साफ साफ इन लोगों की अटेंशन को एंजॉय करने लगता है और यहीं पर ही अपना सीन चेंज होता है। और यहाँ पर अपना एमसी मनीमन सोच रहा था कि मुझे लगा था कि एक स्ट्रॉन्ग टीम ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है, पर अनएक्सपेक्टेडली ये इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। फिर अपना सीन चेंज होता है। एक मैदान के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर ही कुछ लोग मुक्केबाजियां कर रहे थे। एक बंदा एक हैंडसम बंदे को मुक्का मारता है, पर वो हैंडसम बंदा आराम से डॉच कर जाता है और मुक्का डॉच करने के बाद ये हैंडसम बंदा एकदम मुट्ठी बनाते हुए कहता है, बस हो गया तेरा। फिर वो भी अपना मुक्का चलाते हुए एक जोरदार पंच स्टूडेंट के पेट में ही मार देता है। सामने वाला स्टूडेंट तो क्लियरली होल्ड बैक करने की कोशिश भी कर रहा था, पर ये बंदा तो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हुए पूरी जी जान लगा के मुक्केबाजियां कर रहा था। और इसका मुक्का खाने के बाद सामने वाला एक जोरदार चीख लगाता है। तभी सामने से इंस्ट्रक्टर आते हुए चिल्लाता है, गाओजुंग चैन रोकिए सब, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है होल्ड बैक कर, होल्ड बैक कर। ये तेरे क्लासमेट है, कोई दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स नहीं। इसकी चिल्ला चोट सुन के ये बंदा अपना मुंह फेरते हुए कहता है, हाँ कितना अनोइंग है, रिलैक्स, ये मरा नहीं है। तभी बगल में से इसका दोस्त कहता है, ब्रदर चैन जरा उधर क्लास 1 की तरफ देखो। और जब ये बंदा बगल में उस डायरेक्शन की तरफ देखता है तो वहीं पर ही उससे नैना और लूका दिखते हैं, जहां पर अपना एमसी उनके साथ बात कर रहा था। तो ये देखते हुए वो कहता है, ये सफेदी की जानकार कहां से आई और नाना इससे इतनी ज्यादा क्लोज क्यों लग रही है। तो पीछे से वो बंदा आता है और आग में घी डालते हुए एकदम हिचकिचाते हुए कहता है, मैंने सुना कि एक बंदा क्लास 2 पे था जो पहले बहुत ज्यादा लीव पे था, इसीलिए स्कूल नहीं आया था और बस कल ही यहाँ स्कूल आया है और यहाँ लड़कियों के पीछे पड़ने लगा। ये बंदा तो सच में ब्रदर चैन आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई जो इसने ब्रदर चैन की लड़की छीनने की कोशिश की है। तो ये बंदा भी अब स्वैग में आ जाता है और अपनी हड्डियां चटकाते हुए कहता है, ओह। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म, अब सभी लोग मुझे फॉलो करो, एक स्पेशल एडमिशन क्लास। हाँ चलो इस बच्चे को एक बड़ा गिफ्ट देते हैं। जैसे ये अकेला मिला सीधे ही खोपचे मिले इसको। तो श्योपाई की फील्डिंग लग चुकी है और बेचारे को यहाँ कुछ पता भी नहीं है, वो अब भी खुशी से यहाँ नैना के साथ बातचीत करे जा रहा है। वैसे उसके पास 2 फाइटिंग टाइप स्किल्स तो हैं, पर वो भी एमसी को ज्यादा मदद नहीं करने वाली है, क्योंकि इस बंदे के पास पूरी की पूरी गैंग है। तो शायद वो अपनी हीलिंग टाइप स्किल्स का इस्तेमाल करेगा, पर कैसे, यह मेरे ख्याल से वो पिटने वाला है, क्योंकि शुरुआत में तो हर हीरो पिटता है। अब एमसी यहाँ पिटेगा कि पीटेगा ये सब तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। पर उससे पहले जाके फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज्यादा हो सके इसको हाइप कर दो। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस भाइयों और बहनों, ये सीरीज मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई है, पर बदकिस्मती से इस पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। इस सीरीज का एक हफ्ते में एक चैप्टर आ जाता है, तो ये एक अच्छी ऑनगोइंग सीरीज हो सकती थी अपने चैनल के लिए, पर अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मुझे ये अनफॉर्चुनेटली बंद करनी पड़ेगी। मैं खुद ही चाहता था कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे ये बहुत
बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो शायद ये सीरीज का आखिरी एपिसोड भी हो सकता है, या फिर मैं और भी डाल सकता हूँ, क्या पता मेरा मन कर जाए। तो अगर इस वीडियो पे भी व्यूज नहीं आते हैं तो ज्यादा उम्मीद मत ही रखना प्लीज। पर चिंता मत करो, यही आखिरी सीरीज थोड़ी है, मैं ऐसी और भी धांसू सीरीज इस चैनल पे लाता रहूंगा। ठीक है, तो हम मिलते तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। मैं लेट हो चुका हूँ, पर हाँ ठीक है, हैप्पी दिवाली। फटाके फोड़ो, मिठाई खाओ, मजे करो और बाय बाय।